बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। एक नए दिन का आगाज करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और एक्सप्रेसो ट्यून इन किए हुए हैं। मैं हूं इमरान हसन। अर्मिला मौजूद नहीं है किसी जाती मसरूफियत की बिना पर, सो आज मेरा और आपका साथ रहेगा अब से लेकर ठीक ऑनवर्ड्स जब तक रहता है। उम्मीद यही है कि दिन का आगाज़ अच्छा हुआ है और अच्छे मौसम के साथ आप अपने मूड को भी बेहतर करने के लिए भरपूर तौर पर कोशा हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी वजह से बाकी जो आसपास के लोग हैं उन पर भी मस्बत असरात पड़े। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सामने आ रही हैं, लेकिन इस वक्त जो ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मुझे लग रहा है वो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से लग रहा है, क्योंकि उसमें तमाशाइयों के बारे में हम पहले भी कहते रहे हैं कि पहला भी जो सीज़न हुआ था, इससे पहले वाला सीज़न जो कोविड का सीज़न था एमएस से पीएसएल को लेकर और पाकिस्तान में हुआ था, उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में तमाशाई नहीं आ पाए थे, उनको अलाउ नहीं किया गया था और अब भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। कल जो फैसला हुआ उसके मुताबिक महज 8000 तमाशाई जो हैं वो पीएसएल के सीज़न की जो पहली लेग है उसको देख पाएंगे। और अब कहा यह जा रहा है कि शायद इसमें भी मजीद कोई तब्दीली हो जाए, लेकिन चूंकि 40% से जायद कोविड केसेस कराची में बढ़ चुके हैं, हमें मालूम है ये शरह 40% से जायद हो चुकी है, तो अब ये मजीद मुश्किलात की जानिब ही जा रहा है। लेकिन इस मौके पर जो तमाशाई पीएसएल देखने जा रहे हैं, पीसीबी और दीगर जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस बात को मेक श्योर करेंगे कि जब तक आप स्टेडियम और उसके प्रेमिसेस में रहें, आप मास्क पहन के रखें, आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए और भरपूर एहतियाती तदाबीर भी अपनाई जाएं। तो इससे पीएसएल का मज़ा थोड़ा सा किरकिरा तो होगा, लेकिन काश ये ना होता, हम यही कह सकते हैं। और अब ये हो रहा है तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे पीएसएल खैर खैरियत से हो जाए, पिछली दफ़ा की तरह की सूरत हाल सामने ना आए। इसके अलावा शो में बहुत कुछ है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रात लेट नाइट हुई है राना शमीम साहब के हवाले से, जो कि चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के। उनके हलफनामे के हवाले से लंदन नोटरी की 5 ऑडियोज़ की जो फोरेंसिक है वो दुरुस्त करार दी गई है। हुकूमत के मौक़िफ़ को तक़वियत मिल रही है और एक्सप्रेस रोजनामा के मुताबिक ऑडियो के 5 इख्तिसाबात यूट्यूब पर आ चुके हैं। पहला ऑडियो जिसके मंदरजात में कुछ ऐसा था कि जज साहब नवाज शरीफ के दफ्तर में थे। ये कौन सा दफ्तर था? मार्बल आर्च के हवाले से ये स्टेटमेंट भी सामने आई और इसकी अब कंफर्मेशन फोरेंसिक रिपोर्ट के जरिए हो रही है। ऑडियो रिकॉर्डिंग हकीकी है, मिलावट से पाक है, गैर तरमीम शुदा है, किसी तरमीम की निशानदेही नहीं हुई। फोरेंसिक माहिर जोसेफ नैकदी का ये कहना है जो रिपोर्ट सामने आई है। सो इस पर भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। विद दैट साने मरी की रिपोर्ट आई है, डिटेल्स इस पर बात करेंगे। और जो कोविड के हवाले से बच्चे हैं 12 साल से कम, वो एक दिन छोड़ के स्कूल जाएंगे, ये भी आज की बड़ी हाईलाइट है। इन सब पे हमने बात करनी है। आगाज कर लेते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइन से। मुल्क भर में कोरोना बेकाबू। एनसीओसी ने 10% शरह वाले शहरों में नई पाबंदियां लगा दी। तालीमी सरगर्मियां भी महदूद। कोरोना से पीएसएल की रौनकें फिर मान पड़ने लगी। कराची के मैचेस में सिर्फ 8000 खुशनसीब ही स्टेडियम जा पाएंगे। सानिया मरी की रिपोर्ट आ गई। तमाम मुतल्लिका महकमों की गफलत साबित। वजीर आला का जिम्मेदार अफसरान को मुअत्तल करके कार्रवाई करने का हुक्म। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की हिकमत अमली। वजीर आजम ने लाहौर और रावलपिंडी समेत 5 बड़े शहरों के लिए तरक्याती फंड्स की मंजूरी दे दी। मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम। बरतानिया में भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ दरख्वास्त दायर। गिरफ्तारी का मुतालिबा। पाक जर्मन ताल्लुकात के 70 बरस मुकम्मल होने पर जर्मन सिफारत खाने के ज़ेरे तमाम रंगारंग तस्वीरी नुमाइश। इसका अहवाल बताएंगी सना हमायूं सेगमेंट फ्लैग्स में। सेगमेंट माइंड मैटर्स में देखिए किताबें अपने आबा की, हमारे बुजुर्गों की किताबों का अहवाल। और बाबर आजम पाकिस्तान ही नहीं, आईसीसी टीम के भी कप्तान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। माइंड मैटर्स में आज कुछ बहुत दिलचस्प होने वाला है। अपने आबा की किताबों के बारे में हम वो भी जरूर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबर से। तो जनाब सबसे पहले सबसे बड़ी खबर साने मरी की बात करेंगे, जिसकी मुतालिक रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट के साथ साथ उस्मान बुज़दार साहब की बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर भी आ गई रिपोर्ट रिसीव करते हुए। 1-2 दिन से ताखीर हुई इस रिपोर्ट में, लेकिन तमाम मुतल्लिका महकमे में गफलत के मुर्तकिब पाए गए हैं। जो पहले ही वाज़ेह था, हमें पहले ही नज़र आ रहा था। 7 और 8 जनवरी की दरमियानी शब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ था, हमें याद है। इस शब मरी और इसके अतराफ में जो बर्फानी तूफान आया था, स्नोफॉल हुई थी, इसमें गाड़ियों में दम घुटने से तकरीबन 22 मासूम अफराद का इंतकाल
हुआ था, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने आला सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल एक तहकीकाती कमेटी बनाई थी, जिसने तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करना था। गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से जो रिपोर्ट थी, जो फर्स्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ये भी कहा जा सकता है, वो सामने आई है। और इस इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक जो वज़ीर आला को पेश की गई है, तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि साने के दौरान अफसरान व्हाट्सएप पर चलते रहे। सारी जो मैनेजमेंट है ये व्हाट्सएप पर होती रही। कोई भी अफसर सूरत हाल को समझ नहीं सका और ना ही इस सूरत हाल को उस हद तक संजीदा लिया गया जितना इससे नुकसान हुआ, और ना ही किसी प्लान पर अमल किया गया। तहकीकात से मुतालिक जो वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने बताया है कि इस रिपोर्ट में अफसरान के खिलाफ 15 अफसरान हैं जो मजमूई तौर पर जिनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। तहकीकाती रिपोर्ट पर जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उनको ओहदे से मुअत्तल करने की सिफारिश की गई है। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, CPO रावलपिंडी, CTO रावलपिंडी, DSP ट्रैफिक, ASP मरी, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मरी, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मरी, इंचार्ज 1122 रेस्क्यू 1122 मरी, और इनके साथ साथ जो डायरेक्टर PDM पंजाब समेत दीगर जो अफसरान हैं, इनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ये कहना है कि कौम से साने के शफाफ इंक्वायरी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था, ये वादा पूरा कर दिया। लेकिन वज़ीर आला ने आइंदा ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए हम अगर बज़ाहिर देखें तो कोई एक्शन प्लान नहीं दिया, और ना ही ये बताया कि अगर आइंदा ऐसी कुदरती आफात आती हैं तो इससे निपटने के लिए क्या हिकमत अमली होगी। दूसरी जानिब साने मरी पर पंजाब हुकूमत का एक्शन अपनी जगह, लेकिन इस इंतहाई संजीदा मामले पर पंजाब हुकूमत की संजीदगी का यह आलम है कि इंक्वायरी रिपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब की गुज़िश्ता शाम जो 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होना थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय 6:30 बजे बुज़दार साहब का एक वीडियो बयान जारी कर दिया गया ताकि ना कोई सवाल हो और ना ही जवाब देना पड़े। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। हमारे साथ मेंबर नेशनल असेंबली मरी से ही, रावलपिंडी से ही सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं। उनसे ज़रा हम पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल और इस मरी की रिपोर्ट आने के बाद हमें क्या बता पाएंगे कानून और इंसाफ की अमलदारी के हवाले से। सदाकत अली अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया अलग सुबह में ज्वाइन करने के लिए। रिपोर्ट तो आ गई, खुशाइंद है, लेकिन ये रिपोर्ट पहली नहीं है। इससे पहले कई वाक़यात, कई रिपोर्ट्स महज आपकी हुकूमत में नहीं, आपसे पहली हुकूमतों में भी आती रहती हैं। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद 15 लोगों के मुअत्तल होने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा जी हमारे सिस्टम पे? क्या अब के बाद इंशाअल्लाह लोगों के साथ ऐसे वाक़यात नहीं होंगे? आपने इतना बड़ा एक्शन कर दिया। सदाकत अली अब्बासी साहब। इमरान, बहुत शुक्रिया, आपको सुबह खैर। बिल्कुल जिस तरह आपने अपना इंट्रो दिया, ये जब वाक़या हुआ था तो उसके बाद एक हाई सतह की वहाँ मीटिंग हुई थी और ये तय किया गया था कि अगले एक हफ्ते के दौरान जिन जिन लोगों की, सरकारी लोगों की या किसी गैर सरकारी बंदे की इसमें गफलत होगी तो उसके जो भी कानून के मुताबिक सज़ा है वो दी जाएगी। तो हाईएस्ट लेवल किसी भी इलाके का वो डिवीज़न होता है, और डिवीज़न के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और AC, इन तीनों को मुअत्तल करके इनको लाइन हाजिर किया गया और इन पे इंजबाती जो डिसिप्लिनरी कार्रवाई है वो होगी। और बाकी पुलिस के अफसरान, बेसिकली ये गलती इतनी थी कि मरी में जाने वाले लोगों को तादाद से बहुत ज़्यादा एंटर होने दिया गया। अदरवाइज ये एक बर्फानी तूफान था और अमवात की जो वजह थी वो साइलेंट किलर था, कार्बन मोनोऑक्साइड। बदकिस्मती से किसी को उस तरह इतला नहीं हो सकी, लेकिन क्योंकि ये जिम्मेदारी थी शहरियों का जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना इंतज़ामिया की, लिहाजा बड़े पैमाने पे, शायद रिकॉर्ड पैमाने पे ये कार्रवाई हुई है। और इससे ये है कि एक बात तो सवाल का हिस्सा है, दूसरा क्या कि इसको आइंदा रोकने के लिए एक तो जो आइंदा अफसर आएगा उसके लिए मिसाल है, दूसरा एक कोसार टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैं अभी जा रहा हूं लाहौर, उसकी आज मीटिंग है जो 15 जनवरी से जिसका आगाज होना था लेकिन हादसे की वजह से लेट होगी। वो टूरिज्म अथॉरिटी जिसमें 6 बड़े वफाकी सेक्रेटरी होंगे और वो बैठ के मरी और इसके जो मुजाफात हैं उसके लिए टूरिज्म प्लान बनाएगी, सेफ्टी, होटल्स के रेट्स, चीज़ों के रेट्स, यानी इसके अलावा जितने रास्ते खुलने, रास्ते बंद होने की जो लैंडस्लाइड हैं, बर्फानी मौसम है, गर्मियों के जो मामलात हैं, पानी का जो मामला है, इस सारे पे इंशाअल्लाह एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अगले 15 से 20 दिनों में चले, ये तो अच्छा है, वो आ रही है, ठीक है उससे जी, ये तो अच्छा है। लेकिन ये जो मुअत्तली का फिनोमिनन है, ये सबसे ज्यादा हमने शहबाज शरीफ साहब के दौर में सुना। इतने अफसर मुअत्तल हुए और ये एक टाइम पे तो CM साहब को छेड़ा जाता था उनकी निजी महफिलों के अंदर उनकी मुअत्तली के मामलात के ऊपर। फिर अभी कुछ अर्सा पहले नोटिस ले लिया, मुअत्तल कर दिया। यही सियासत का तर्ज हुक्मरानी उस्मान बुज़दार साहब का भी है जो कि वसीम अकरम प्लस हैं। इस मुअत्तली के बाद क्या होता है जी, हमें वो नहीं पता चलता। लोग मर जाते हैं, दफन हो जाते हैं, कुछ मुआवजा हुकूमत दे देती है, अफसरान मुअत्तल हो जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं से आ जाते हैं।
कोई मैकेनिज्म बनाए ना सदाकत अब्बासी साहब, और अगर बना रहे हैं तो वो बताएं कि जी हम ये मैकेनिज्म बना रहे हैं, सिर्फ मुअत्तली तक नहीं होगा, हम इस तरीके से इनको सबक आमोज तरीके से सजा देंगे कि आइंदा कोई अफसर ऐसी जुर्रत ना करे इस नाअहली की। अच्छा, दो कंपैरिजन आपने उस्मान बुज़दार साहब का और शहबाज शरीफ साहब का ड्रॉ किया। देखिए, शहबाज साहब जाते थे वहां, दो बातें सुनते थे और खड़े खड़े टीवी कैमरे के सामने फलां को मुअत्तल कर दिया, फलां को ये कर दिया, फलां की बेइज्जती कर दी। जबकि इस सारे सिस्टम में एक हाईएस्ट फोरम पंजाब का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने पूरे 10 दिन एक एक बंदे को सुना, मरी वो बैठे रहे, जगह का दौरा किया, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जिन जिन अफसरान की गफलत पाई गई उनको मुअत्तल किया गया। अगर किसी ने कोई काम किया तो उनको मुअत्तल नहीं किया गया। मुअत्तल करने के बाद उनके खिलाफ जो महकमाना कार्रवाई होती है वो भी होगी, और अगर किसी की कोई ज्यादा बड़ी नेग्लिजेंस है तो क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी। और ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे। क्या होगी? 22 लोग मर गए, 22 पाकिस्तानी मर गए, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। हम सब बच्चों वाले हैं। वो फुटेजेस आज तक दिल दहला देती हैं जब हम देखते हैं। वो बेबसी जो लोगों की है, मौत का एक वक्त मुअय्यन है, आपको हम सबको एक दिन मौत के मुंह में जाना है, लेकिन इस तरीके से रियासत की नाअहली की वजह से अगर लोग मर जाएं, आपके जो इंतजामी अफसर हैं पिंडी कोर्ट के अंदर, वो खुद कह रहे हैं कि जी कुछ 16 मशीनें ऑपरेशनल थी, 10 के ऑपरेटर ही नहीं थे। आप मरी के एमएनए हैं, आप खुद सोचिए कितने तूफानी मौसम के अंदर अगर पहले कुछ अरेंजमेंट नहीं किया जाएगा तो ये तो ऐसे ही है कि लोगों को भेज दिया जाए, बच गए तो बच गए, सुभान अल्लाह, ना बचे तो वही हाल होगा जो। तो इससे बड़ी इंतजामी नाअहली क्या होगी कि 22 लोग मर गए, जिसके बाद आप कह रहे हैं कि अगर हुई तो क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे। इमरान, देखे, रियासत की जिम्मेदारी है, इंसान मर जाना बहुत बड़ी बात होती है। ज़ाहिर है, घर का चश्मो चराग, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का खामन, वो तो मैं आपकी बात को 100% एग्री करता हूँ। बल्कि एक आदमी का अगर नाहक कोई एक कतरा खून भी बहता है तो रियासत माँ होती है, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन हादसात भी तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक की तारीख का हिस्सा होते हैं, हादसात होते हैं। और ये एक हादसा होता है जो इंसानी गलती जिसमें ज्यादा होती है, और एक हादसा नेचर ड्रिवन होता है। तो मैं बिल्कुल उन जो लोग नुकसान हुआ, जो खानदान है, उनके साथ पूरी यानी वो हमदर्दी रखते हुए और पूरा अफसोस करते हुए भी ये कहता हूँ कि ये एक नेचर ड्रिवन हादसा था, और इसमें जितना इंसानी जिस इंसान की जितनी गलती थी उसको उतनी सजा दी जा सकती है। किसी को बर्फ पे और ये जो ब्लिजर्ड होता है या जो बर्फानी तूफान होता है उसकी सजा किसी शख्स को तो नहीं दी जा सकती। नहीं, आपकी बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये नेचर ड्रिवन से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन ड्रिवन हादसा था। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर सही इकदाम कर लेती, देखें ये कोई लोलूसर या बाबूसर टॉप का इलाका तो नहीं था जो बहुत दूर है यहाँ से, ये तो फेडरल कैपिटल से 1.5 घंटे के फासले पे था। लेकिन चलें, ये अब इस डिबेट का तो सदाकत भी फायदा नहीं। मुझे आपने डिसएग्री किया, सुने आपने डिसएग्री किया, मेरा मौका पे जाने दें। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि पिछले 25 साल में इस तरह का ब्लिजर्ड नहीं आया था। तो वो बिल्कुल जहां इंतजामी गलती है उसको माना जाता है, लेकिन अल्टीमेटली ये एक ऐसा तूफान था कि जहां ना उस वक्त कोई फजाई मदद कर सकता था, ना कुछ जमीनी तौर पे पहुंच सकता था। उस हद तक भी ठीक है, लेकिन मैंने अगर ये इंतजामी गलती ना होती तो इतने अफसरों को सजा या इतने अफसरों को उनके खिलाफ कार्रवाई ना होती। तो मैं आपको एग्री करता हूं, लेकिन मैं इसे कहता हूं पार्टली इंसानी गलती है, लेकिन बड़ा पार्ट इसका वो कुदरती एक आफत भी थी। ठीक है, इन दी एंड मुझे ये बताइए कि आप कोसाट डेवलपमेंट अथॉरिटी तो बना रहे हैं, अल्लाह करे बन जाए, फिर उस पर उसके नुकात आ जाएं, उसका कोई मंशूर आ जाए, फिर उस पर अमल हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। लेकिन उससे पहले मरी तो एक बड़ी मसरूफ टूरिस्ट स्पॉट है, लोग अब भी मरी जा रहे हैं। उसको पार्शली जब खोला गया तो एक बड़ी तादाद तब भी गई और लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो अब क्या किया है आपने इस नागानी सूरत हाल से बचने के लिए? कुछ अब वहाँ पे इंतजाम कर दिए गए हैं, जैसा कि कल कोर्ट ने कहा कि 22 लोगों के मरने के बाद ये सब कुछ हो रहा है, तो हुआ है कुछ? देखें, मैं ये 22 लोगों की मौत तो ऐसा अफसोसनाक बात है कि जब कोई बात करता है दिल दहल जाता है। लेकिन इससे पहले ये फैसला हमने कर लिया था कि मरी का एक एसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इंतजामी तौर पे 3-4 डिपार्टमेंट जो हैं वो अपने अपने चल रहे हैं। तो एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मरी में फिल 4 लगा दिया गया, एक पुलिस का, उससे पहले एक एएसपी था, अब एक एसपी लगा दिया गया, बड़े लेवल का अफसर। और अब लाहौर में जा रहा हूं, इंशाअल्लाह जल्दी इसको एक पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बना देंगे, ताकि इंतजामी तौर पर जो गलतियां, खामियां हैं, जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर की जाए और एक बड़ा इंडिपेंडेंट यूनिट इसको बनाया जाए। इसको पिंडी से मैनेज करना सबसे बड़ी गलती थी और वो गलती है, और वहां पे लोकली मैनेज होगा तो
इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला भी मेहरबानी करेगा और जो हमारे जिम्मेदार अफसरान हैं वो भी अपनी आंखें खोल के रखेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने बड़े साने के बाद, इतने बड़े साने के बाद हमें और आपको ये एहसास होता है कि पिंडी से ऑपरेट होना इसको गलती थी, यहाँ से होना चाहिए था। दैट इज सो अनफॉर्चुनेट एंड उम्मीद करते हैं कि अब कुछ न कुछ कार्रवाई इनके खिलाफ मुअत्तली के अलावा भी होगी। सदाकत भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। गुफ्तगू हमारे सामने रख रहे थे मेंबर नेशनल असेंबली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी। आपने सुना, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। अब आगे चल के बात करते हैं उस खबर की जिसके बारे में हमने शुरू में भी बात की। तहलका खेज है कुछ हद तक और मामलात किस जानिब जा रहे हैं इसी पे हमने बात करनी है। ये खबर है 26 दिसंबर गुज़िश्ता माह एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाये हुई थी, आपको याद होगा, और सीनियर साफ़ी इरफान हाशमी साहब की ये खबर थी जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया था कि चार्ल्स गोथराय ने इस बात की तस्दीक की है कि राना शमीम ने हसन नवाज के दफ्तर में, जो कि नवाज शरीफ के साहबजादे हैं, उस बयान हलफी पर दस्तखत किए जिस पर भूचाल बरपा हो गया था। और चार्ल्स से जब पूछा गया कि क्या वो मार्बल आर्च जो कि दफ्तर है इसके अंदर खुद मौजूद थे, तो चार्ल्स गोथराय का जवाब जी हाँ में था। चार्ल्स ने मजीद कहा था कि राना शमीम नवाज शरीफ को न सिर्फ जानते हैं बल्कि उनके बरसों पुराने दोस्त भी हैं। और चार्ल्स ने यह भी कहा था कि मैंने पूरी तरह हल्फनामा पढ़ा नहीं है लेकिन ये जानता हूं कि ये नवाज शरीफ से मुताल्लिक बहुत बड़ी बात है। और बयान हल्फी की तस्दीक के वक्त कमरे में मैं अकेला नहीं था, काफ़ी लोग थे और उनके चेहरों के तासुरात से भी यही लग रहा था। कुछ इस किस्म की खबर सामने आई थी। इरफान हाशमी साहब ने चार्ल्स गोथराय से बात की थी और अब इन ऑडियोज़ का फॉरेंसिक हुआ है और फॉरेंसिक माहिर जोसेफ नागदी ने इन ऑडियोज़ को मिलावट से पाक, गैर तरमीम शुदा और इस रिकॉर्डिंग को हकीकी करार दिया है, जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट लगती है बज़ाहिर, क्योंकि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त ये मुकदमा भी जारी है और फर्द जुर्म आयद की जानी है इस मामले के ऊपर, सब जज गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर। इस वक्त हमारे साथ इरफान साहब मौजूद है। इरफान हाशमी साहब सीनियर साफ़ी है, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हीं की ये खबर थी। उनसे ज़रा पूछते हैं कि अब मजीद इस डेवलपमेंट पे उनकी क्या राय है। इरफान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इट सीम्स अ ग्रेट डेवलपमेंट, खास तौर पे इसकी जो टाइमिंग है खबर की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि आज ओबियसली इसकी समाअत भी हो रही है केस की और फ़र्द जुर्म तक मामला पहुँच गया है, जिस पर राना शमीम साहब ने रिक्वेस्ट की है कि फ़र्द जुर्म आयद न की जाए बल्कि इन्वेस्टिगेट किया जाए इस मामले को। इस खबर के हवाले से सबसे पहले तुम्हें बताइए फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए, एक तो जो आपने इंट्रो में कहा कि मेरी शायद चार्ल्स गदरी से बात हुई थी और ये ऐसा नहीं है, ये एविडेंस हमने सिक्योर किया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर 1। नंबर 2, हमने उनसे उनका कमेंट जरूर लेने की कोशिश की। एक दफा उन्होंने बात की हमसे और उसके बाद उनका फोन बंद हो गया, जैसा कि मैंने इसे रिपोर्ट भी किया। अब आपको याद होगा 26 दिसंबर को हमने खबर दी, रिवलेशंस थी बड़ी जबरदस्त किस्म की। चार्ल्स गदरी ने बताया द जज गाय वाज इन मार्बल आर्च ऑफिस। कहां पर है मार्बल आर्च, बताया गया किसका ऑफिस है, नवाज शरीफ का ऑफिस है, फिर दोस्ताना माहौल में सारी बातें आपने इंट्रो में बता दी। अब हुआ ये कि एविडेंस मौजूद था और इसका हमने फोरेंसिक भी करवाया। फोरेंसिक इसलिए जरूरी था करवाना कि जो आपके पास एविडेंसेस हैं, कल कोई सवाल किया जा सकता है कम से कम बरतानिया के अंदर कि आपने किस हद तक तहकीक की है जो खबर आप तक पहुंची। क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड का टाइम है, नया दौर है, आपके पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिसके जरिए आप ऐसी ऑडियोज और वीडियोस जो है वो बना भी सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है। तो इसका बुनियादी मकसद ये था कि हम इस चीज को कंफर्म करें किसी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर से, फोरेंसिक एक्सपर्ट से नहीं, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर से। ठीक है। और वो इस बात का तयन करे कि जो एविडेंस हमारे पास मौजूद है ये ऑल्टर तो नहीं किया गया, क्या इसमें कहीं पर भी कोई ऐसा एडिटिंग का पैच मौजूद हो, कहीं पर इसके अंदर इसके साथ यानी जो ऑडियो वेव लाइंस है, इसकी वेव फॉर्म है, उसको छेड़खानी तो नहीं की गई। ये बड़े संजीदा सवालात थे। जो इन्वेस्टिगेटर हैं उन्होंने इसको चेक किया और मैं आपको बात बताऊं, जो फोरेंसिक है इसके 2 लेवल्स हैं। एक है मेटा डेटा। अब ये हमारे सुनने वाले उनके लिए, उनको आसान जुबान में हम समझा देते हैं कि जब भी आप किसी भी फाइल को छेड़ते हैं, उसकी एडिटिंग करते हैं, पैच वर्क करते हैं, कोई चीज उसमें शामिल करके उसे रेंडर किया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वहां पर उसकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो मेटा डेटा ने कंफर्म किया कि ये ऑडियो बिल्कुल जेन्युइन थी और इसके अंदर कोई पैच वर्क नहीं है, सिंगल एटमॉस्फेयर में से इसे रिकॉर्ड किया गया
और जहां पे ये गुफ्तगू हो रही है इसके अंदर कोई भी यानी इनकंसिस्टेंसी किसी लेवल पर पाई नहीं गई। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी, वॉइस जो सैम्पलिंग, वॉइस रिकग्निशन कहें, वॉइस एनालिसिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको याद होगा जहां तक साकिब निसार की जो मुबैन ऑडियो का ताल्लुक है, तो उसमें 2 फोरेंसिक करवाए गए। एक ने कहा कि ठीक है, और बाद में उन्होंने भी जो इंटरव्यू अखबार को दिया कि अगर आप उसको रिकॉर्ड किसी दूसरे डिवाइस से करें तो वहां पर भी शक व शुबात पाए जा सकते हैं कि जिसे चेक करना नामुमकिन होगा कि ये जेन्युइन है कि जेन्युइन नहीं है। दूसरी कंपनी जो उसको कहा कि ये बिल्कुल जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई उसने कहा कि ये ऑल्टर्ड है, टेम्पर्ड है, सही ऑडियो नहीं है। तो यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि साकिब निसार साहब की तो दर्जनों स्टेटमेंट्स, ऑडियोज और पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, उनके प्रेस जो इंटरेक्शन थी मौजूद है, पब्लिकली उनका बहुत सारा रिकॉर्ड मौजूद है, ऑडियो वीडियोस मौजूद हैं। चार्ल्स गदरी का सर कोई भी ऑडियो वीडियो मौजूद नहीं थी। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने हमसे जो सवाल किया कि कोई हमें ऐसा सैंपल मिल सकता है जिससे हम इसको चेक कर सकें, तो आई थिंक एक इंटरव्यू उनका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है जिसको उन्होंने बतौर सैंपल लिया और उससे उसको मैच किया। और ये भी मैं आपको बता दूं, जैसा हमारे जो हाथों की लकीरें हैं अल्लाह ताला ने हर इंसान को मतलब यूनिक लकीरें जो हैं वो दी हैं, इसी तरह आपकी आवाज के अंदर भी सिग्नेचर टोटली डिफरेंट होता है। हर इंसान का यूनिक है और दूसरे से मैच नहीं करता। तो इसमें जो वेव फॉर्म्स को चेक किया गया तो वो सारी की सारी सिमिलरिटीज पाई गई। तो अच्छा, ये ऑडियो इरफान, एक आपने कहा कि ये ऑडियो इन्वेस्टिगेटर हैं जिन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, ऑडियो एक्सपर्ट नहीं है, फोरेंसिक इनफैक्ट फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हैं, एक्सपर्ट नहीं है। इस क्या है जी, क्या ये दोनों एक ही शख्सियत नहीं होते? और जो रिपोर्ट फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या एज कंपेयर टू ऑडियो एक्सपर्ट ज्यादा होती है लीगली? इसका जरा फर्क हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं बेसिकली उनकी एक विटनेस स्टेटमेंट भी होती है। वो बतौर अपनी मतलब एज ए विटनेस अदालत में भी पेश हो सकते हैं, एक्सपर्ट भी पेश हो सकता है, लेकिन इनकी विटनेस स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेटर की अदालत को कहता है कि जनाब मैंने इसको एनालाइज किया और हमारी इन्वेस्टिगेशंस के अंदर ये फाइंडिंग्स आई हैं, लिहाजा इसको वो रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर अदालत के सामने पेश हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर इनके एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। और यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये जो मिस्टर जोसेफ नागदी हैं, एक तो ये फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हैं और सिंस 2007 गवर्नमेंट के बहुत सारे जो शोबे हैं उनके साथ ही वाबस्ता, यानी उनके लिए काम भी करते हैं। फिर इसके अलावा आप क्रिमिनल केसेस के अंदर, सिविल लिटिगेशंस के अंदर, प्राइवेट केसेस के अंदर और बहुत सारी जो फर्म्स हैं उनके साथ इनका वसी तजर्बा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इनको मैंने क्यों ये काम इनके जरिए हमने मतलब इनको ये जॉब क्यों दी। 1996 से 1999 तक ये BBC वर्ल्ड सर्विस के लिए काम भी कर चुके हैं। अच्छा। खुद भी जर्नलिस्ट हैं, तो इनको इस चीज का अंदाजा था और बेहतर अंदाज में इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते थे, क्योंकि ये इसी किस्म की इंक्वायरीज और इस किस्म की जो फाइंडिंग्स हैं इससे पहले भी इनके रिकॉर्ड के मौजूद है। तो इरफान, आप इस सारे मामले को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, आप इस फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मामले पर? देखें, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी अपनी खबर में रेज किए हैं, पहले भी किए थे, दोबारा मैंने किए हैं कि राणा शमीम साहब जो हैं चीफ जज, वो प्रेशर में थे, क्या वो उनके ऊपर कोई दबाव था? बरतानिया आते हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि चार्ल्स गदरी साहब उनके लिए तैयार बैठे थे? इनको पता किसने दिया, किसने अपॉइंटमेंट सेट की? फिर जो होटल जिसका मीडिया के ऊपर भी लंदन के कुछ सहाफी ने जिक्र किया कि जनाब वो कमरा नंबर तक बता दिया किसमें ठहरे हैं, तो इट इज नॉट फार फ्रॉम मार्बल आर्ट जहाँ पे हसन नवाज का और नवाज शरीफ का दफ्तर है। और फिर ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी कि इनका विजिट जो है उनका स्पॉन्सर्ड था, क्या कल को जिस होटल में ठहरे थे रसीद दी जा सकती है? यानी ये बहुत सीरियस सवाल आते हैं। और फिर ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी लेवल के ऊपर भी कोई मानने को तैयार नहीं है। लोग ये कहते रहे कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे दस्तखत हुए, कंटेंट पे बात की जाए। अगर फर्क नहीं पड़ता तो पब्लिकली लोग आए और इसको एक्सेप्ट करेंगे, जनाब ठीक है, राणा शमीम वाज सिटिंग देयर अलोंग विद चार्ल्स गदरी, और उस बिल्डिंग में कौन कौन मौजूद था और ये क्यों किया गया? क्योंकि इसकी एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है। अगर आप किसी शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए, बिल्कुल यस, आप वहां पे मौजूद हैं और उसका डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी कौन है, ये बड़ा सवाल होगा। और अगर ये लोग
ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स यहाँ पर आए और जिनके लिए उनसे मुलाकात ना हुई हो? अब तक एविडेंस मौजूद नहीं था, अब एविडेंस मौजूद है। लोग पहले ठीक है इरफान। ये सिर्फ डिस्कशन की हद तक बात कर रहे थे कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन अब तो एविडेंस मौजूद है जिसके ऊपर हम अपनी फाइंडिंग्स जो इस फोरेंसिक रिपोर्ट की है अपनी राय दे सकते हैं ये क्या हुआ। ठीक है इरफान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस अहम मामले पे आगाह किया। इरफान सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे ऑल द वे फ्रॉम लंदन, और हम उन ऑडियोज़ की फोरेंसिक रिपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे जो कि दुरुस्त करार दी गई हैं, बगैर किसी तरमीम के करार दी गई हैं। और जैसा कि इरफान साहब ने खुद भी कहा कि इसकी बड़ी इंप्लीकेशंस हैं। अगर इस केस को हम डीपली देखें तो इस प्रेजेंस की और इनकी सिग्निफिकेंस की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि कहाँ पे ये ऑडियोज सामने आई और क्या इनका हकीकत से कोई ताल्लुक है या नहीं। फिल वक्त उनका कहना है कि जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है वो ये बात कर रही है कि ये हकीकत पे मबनी ऑडियोज़ हैं और इसका इम्पैक्ट केस के ऊपर आ सकता है। इस पर हम मजीद भी बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, कुछ मजीद मौज़ूआत आपके साथ शेयर करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं कोविड केसेस के हवाले से, मुसलसल आपको आगाह कर रहे हैं। ये 5वीं लहर है मजमूई तौर पर जो इस वक्त मुल्क भर में जारी है और इसने खतरे की घंटी बजा दी। अब तो घंटी क्या, अब तो बड़े बड़े अलार्म बजा दिए। जो मुस्बत केसेस की तादाद है वो 5,500 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता अगस्त के बाद ये सबसे बड़ी तादाद है। कराची की तकरीबन अगर कहा जाए कि आधी आबादी इस वक्त कोरोना से मुतासर हो चुकी है तो गलत नहीं होगा। लाहौर में भी मुस्बत केसेस बढ़ रहे हैं, 15% तक शरह पहुँच चुकी है। इस्लामाबाद में इसके फैलाव की शरह तकरीबन 12% है। रावलपिंडी में मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर रिकॉर्ड की गई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और अदाकारा हिरा मानी भी इस वक्त कोरोना से मुतासर हैं। इसके अलावा कोरोना के बेकाबू होने के बाद NCOC ने 31 जनवरी तक नई पाबंदियों का भी ऐलान किया है और 10% से ज़्यादा शरह वाले शहरों में इज्तिमात और इनडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। होटल्स में इनडोर डाइनिंग भी बंद कर दी गई है। इनडोर जिम्स 50% गुंजाइश के साथ खुलेंगे। सिनेमाज, पार्क, मज़ारात पर भी 50% अफराद को ही इजाज़त दी गई है। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट 70% अफराद की गुंजाइश के साथ चलेगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि तमाम किस्म की जो ऐसी स्पोर्ट्स है जिनमें कनेक्शन का चांस होता है, इंटरेक्शन का चांस होता है, इस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, जैसे बॉक्सिंग वगैरह। कोरोना के बायस एक बार फिर तालीमी सरगर्मियाँ महदूद कर दी गई हैं। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में 12 साल से कम उम्र तलबा एक दिन छोड़कर स्कूल्स जा पाएंगे और 12 साल से ऊपर तलबा के लिए कोई वैक्सीनेशन जो है उसको लाजमी करार दिया गया है, लेकिन छुट्टियाँ नहीं हैं। तालीमी सेशन में 31 मई तक तौसीह कर दी गई है और जो नया तालीमी सेशन है वो 1 अगस्त से 31 मार्च 2023 तक होगा। ये तो कुछ अपडेट्स थी जो हमने आप तक पहुंचाई। हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल PMA हैं। उनसे ज़रा इसी सूरत हाल पे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे कब तक नॉर्मलाइज कर पाएंगे हम, ये जो कर्व मुसलसल ऊपर जा रहा है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये जो सूरत हाल चल रही है और जो इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं, इसमें बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल, हेल्थ एक्सपर्ट, आपको लगता है कि जल्द ही इसको हम काबू कर पाएंगे या अभी ऐसा इम्कान नहीं लगता? ऐसा ही लगता है कि ऊपर जाएगा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इक़दाम है इनका, NCOC का जो भी इन्होंने फैसला किया है। और यही बात हम, यही डिमांड कोई 1-2 हफ्ते से कर रहे थे कि जी हमारा जो PMA का जो कंसर्न था वो यही था कि जी इसकी फैलाव को रोकने के तदाबीर किए जाएं, इससे पहले कि देर हो जाए। गो कि ये पिछले हफ्ते कर देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि तमाम जितनी भी इन्होंने पाबंदियां लगाई हैं या जो भी इक़दामात किए हैं, इस पे सिंसियरली, ईमानदारी से इस पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। होता यही है कि बहुत सारी बातें हो जाती हैं लेकिन फील्ड में ऐसा नहीं होता है। और हम ये बार बार कह रहे थे कि हमें कंसर्न था कि जो इंडोर एक्टिविटी जो है वो ऐसी चीज है जिससे ये बीमारी फैल रही है। मिसाल के तौर पे शादी हॉल है, रेस्टोरेंट्स हैं, इंडोर जो कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो रही थी गैदरिंग वाइज, तो उसमें ये एक से दूसरे को बहुत तेजी से फैल रहा है। और ये देखा गया दुनिया में कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है एज कंपेयर टू प्रीवियस वेरिएंट्स जितने भी आए हैं। तो अच्छा इक़दाम है, लेकिन शायद मैं समझ रहा हूं कि पिछले इक़दामात जो होते रहे हैं उस पे अमल दरामद नहीं होता रहा है। इसलिए ये फिर हो सकता है फैलाव ज्यादा होता है। इसलिए हम पे
जी। डर ये है जी। कि ये चीज आगे ना बढ़ जाए और फिर हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है कि जो हम बार बार एक लॉकडाउन की बात करते हैं फिर उस पे ना आना पड़े। बिल्कुल ठीक। तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, इतलात डॉक्टर साहब ये भी हैं, आप पीएमए को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हेल्थ ऑफिशियल्स, हेल्थ वर्कर्स जो हैं, जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी बड़ी तादाद में मुतासिर भी हो रहे हैं। और हमें याद है पहली वेव के अंदर सबसे ज़्यादा, और उसके बाद भी इनफैक्ट बड़ी कीमती जानें जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी भी गई। इस हवाले से करंट अपडेट्स क्या हैं, करंट रेशो क्या है, और क्या इसको हमने ओवरकम कर लिया है कि हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स कम अज़ कम इससे महफूज रहें, इससे ज़्यादा मुतासिर ना हो? इस हवाले से क्या आगाह कर पाएंगे आप हमें? देखें, इसमें जो बहुत अच्छी बात आपने की कि ये एक बीमारी है और इसका इलाज डॉक्टर ने करना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त डॉक्टर हजरात बहुत ज्यादा तादाद में मुल्क में बीमार होके अपने घरों पे हैं, अपने फराइज अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है वो उन लोगों में भी है जो कि साइलेंट हैं, जो कि किसी और बीमारी के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और दूसरे डॉक्टरों को लगाते हैं। मिसाल के तौर पे गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो बीमार हुई हैं, आई के डॉक्टर बीमार हुए हैं, फिजिशियन हैं, सर्जन्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, स्किन के डॉक्टर हैं। ये इस तरह के लोग जो है वो बीमार हो गए इसलिए कि वो तो ये समझ रहे हैं कि मैं स्किन की बीमारी देख रहा हूँ या देख रही हूँ और वो बीमार, क्योंकि कोरोना उस पेशेंट को था और उसने लगा दिया। इसमें तो फिर डॉक्टर साहब जरूरी है ना कि कोई भी जो किसी भी किस्म की बीमारी के लिए कोई भी मरीज अगर किसी डॉक्टर साहब के पास जा रहा है तो उसको जो SOPs हैं, जो डिस्टेंस है, वो मेंटेन किया जाए। अब इसका ध्यान रखा जाए, जैसे कि आपने कहा कि कोई स्किन की बीमारी के लिए जा रहा है, वो इंटरेक्शन हुआ, कनेक्शन हुआ और उसके बाद कोविड शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब है ये SOPs अभी फॉलो नहीं हो रही डॉक्टर्स के बीच में, ऐसा है? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अनफॉर्चुनेटली हमारे आपस में जो डॉक्टर्स हैं वो भी आपस में हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिल रहे हैं, मिल के खा रहे हैं, खाना खाते हैं, मिल के बैठते हैं। SOPs पे अनफॉर्चुनेटली अमल नहीं कर पा रहे डॉक्टर्स, पैरामेडिक, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं अपनी जिम्मेदारी एहसास करें। जो लोग हैं, आवाम जो है वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और हुकूमत अपना काम करे, तो मैं समझता हूं कि हम इस तरह से इस पे काबू पा सकते हैं। एक आपको इंफॉर्मेशन देता चलूं, चूंकि आपने हेल्थ वर्कर्स की और डॉक्टर्स की बात की है, तो इस वक्त अब तक 230 डॉक्टर्स जो हैं इस बीमारी में मुब्तला होकर इंतकाल कर चुके हैं। और इस साल का एक डॉक्टर अभी आपने सुना होगा, सलाउद्दीन साहब, जो कि सीनियर पीडियाट्रिशियन थे और वो इंतकाल कर गए कोरोना में इन्वॉल्व होके। तो ये सिलसिला चल रहा है, तो हमें बहुत एहतियात करनी है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं है। राइट डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच जी, आपकी बिल्कुल हम आपकी बात को सेकंड करते हैं और मुसलसल बल्कि हम तो ये तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एहतियात के सिवा इसका कोई हल नहीं है। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं आप तब भी कोविड का शिकार हो सकते हैं, ताहम शायद सवेर इतना ज़्यादा ना हो डिजीज़, लेकिन एहतियात के अलावा इसका कोई हल नहीं। डॉक्टर कैसर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस जी। गैदरिंग्स को अवॉइड करें, जितना कर सकते हैं, जो ज़रूरी नहीं है जहाँ पे जाना या कम ज़रूरी है मत जाइए, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं और दोबारा से कुछ नया आपके लिए लेकर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब आपकी मुलाकात, वैसे तो हम ऐसी शख्सियात से करवाते रहते हैं जो कि अज़्म हिम्मत की दास्तान होते हैं, जो कि अपने लिए एक बेहतरीन मिसाल होते हैं और दुनिया के लिए बेहतरीन मिसाल होते हैं। इस वक्त भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से छाई हुई हैं। कराची से इनका ताल्लुक़ है और ये सारा गुल हैं जिन्होंने MBBS, सारा गिल हैं जिन्होंने MBBS की जो डिग्री है वो मुकम्मल की है, लेकिन ट्रांसजेंडर होने की वजह से तारीख रकम की और पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा हैं जिन्होंने ये डिग्री हासिल की और डॉक्टर बनी है। सारा गिल ने कराची के जनाब मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज JMDC से MBBS की डिग्री हासिल की है। उसके अलावा हम अगर मज़ीद इनके हवाले से बात करें तो ये भी ख्याल रहे कि जनाब मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जामिया कराची से इल्हाक शुदा इदारा है। सारा पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर तबके की फलाह बहबूद के लिए भी काम कर रही हैं। इसके अलावा जो जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस है, इसके नाम से गैर सरकारी तंजीम भी चला रही हैं। और डॉक्टर सारा गिल का कहना है कि अगरचे कि उनके क्लास फेलोज को उनकी असलियत मालूम थी, लेकिन फिर भी कॉलेज के दाखिला फॉर्म पर उन्होंने खुद को लड़का जाहिर किया और ये उन्हें करना पड़ा क्योंकि वालिदैन का इसरार यही था। ट्रांसजेंडर होने की वजह से अपनी तालीम में भी उनको ओबियसली कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनली
शी हैज़ डन इट। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सारा से हम बात करते हैं। सारा, वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड इट्स सच एन ऑनर कि आपने इतनी बड़ी एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जहाँ पे आप जैसे लोगों का रहना भी मुहाल होता है, आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है आपने। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, आपको वेलकम करते हुए, कि MBBS डॉक्टर बनने तक के इस सफ़र के बारे में हमें बताइए, कितना चैलेंज, कितना कठिन रहा ये? MBBS बनने के सफर तक मैं ये कहना चाहूंगी, ये सफर मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल और उतना ही एडवेंचरियस था जितना कि तमाम लड़के और लड़कियों के लिए था। वहाँ सिर्फ मसला ये था कि मेरे लिए थोड़ा सा न्यू था कि कोई मेडिकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में कोई ट्रांसजेंडर जो है वो गई नहीं थी, तो पता नहीं था कि लोगों का बिहेवियर कैसा होगा या फिर क्लासमेट्स का बिहेवियर कैसा होगा या हॉस्पिटल में पेशेंट्स का बिहेवियर कैसा होगा। तो ये सफर मेरे लिए मुश्किल जरूर था, लेकिन इस सफर में मैंने बहुत सी चीजें सीखी हैं। ओबियसली, लेकिन दूसरी जानिब आई नो, क्योंकि हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि आपको बहुत सारी मुश्किलात आई होनी है। इट साउंड्स अ बिट टिपिकल पूछना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमें बताएं कि कौन कौन सी मुश्किलात आपको इस सफर के दौरान पेश आई। मुश्किलात जो पेश आई वो एडमिशन के प्रोसेस में थी कि मुझे छुपाना पड़ा कि मैं ट्रांस हूँ, और जो मुश्किलात पेश आई वो ये थी कि मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस वो कैसे मैं लाऊं कि मैं सबको फेस कर सकूं, क्योंकि माशरे में इतनी स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है मेरे जेंडर को लेकर कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर मैं ऐसा पढ़ूंगी या करूंगी तो मुझे क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो मुश्किलात मेरी सोच में बहुत थी, मुश्किलात मेरी कॉन्फिडेंस या मेरे कदम बाहर रखने में बहुत थी, मुझे खुद को एक्सेप्ट करने में बहुत थी, मुझे दुनिया को ये समझाने में कि हम नाच गाने या भीख मांगने या कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, हम अगर पढ़ें तो हम उसमें भी इतना ही कामयाब हो सकते हैं जितना आप लोग समझते हैं कि हम नाच गाना करने में हो सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज में मेहनत लगती है, जहां आपका दिल, आपका जोश जज्बा है, वहां आप कामयाब हो जाते हो। अच्छा, ये भी बताइए, इसमें चूंकि ये बहुत महंगी डिग्री होती है, मेडिकल करना आसान काम नहीं है, इसमें पढ़ने पे तो मेहनत लगती है लेकिन इसके साथ साथ इसके ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो क्या आप वालिदैन के साथ ही रह रही थी, क्योंकि यूजुअली बच्चे वालिदैन के साथ नहीं रह पाते, और अखराजात कैसे आपने इसके बर्दाश्त किए MBBS के? तालीमी अखराजात ऐसे मैंने पूरे किए कि मैंने डांस फंक्शंस किए, मैंने उसके थ्रू अपनी मेडिकल की जो फीसेस थी वो पे की हैं, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है क्योंकि मेरे लिए कोई नहीं था जो मेरी फीसेस वगैरह पे करता, और ये करके अगर मैं बेहतर मुस्तकबिल पा सकती हूँ तो मुझे कोई मसला नहीं है। और मुझे लगता है कि एक मिसाल है मेरी तमाम कम्युनिटी के लिए कि हम खुद से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। सहारा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सहारा नहीं है तो हम कोशिश ही ना करें। एक बहुत बड़ी मंजिल तो आपने तय की है, लेकिन आई थिंक इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। आगे बहुत बड़ा सफर है जो मेडिकल को लेकर आपने करना है। सो इफ आई आस्क यू कि आगे स्पेशलाइजेशन किस में करने का इरादा है, तो क्या आपके क्या प्लान्स हैं आगे? मुझसे काफी लोग पूछ रहे हैं कि मैं स्पेशलाइजेशन किस में करूंगी या आगे मैं क्या करना चाहती हूँ, तो मेरा जवाब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हाउस जॉब करना चाहती हूँ और जो मैं करूंगी, और उसके बाद में कोई फाइनल डिसीजन लूंगी कि मुझे किस तरफ जाना है। हाँ, अभी तक जो मेरा इरादा है वो एंडोक्रिनोलॉजी की तरफ है। अच्छा। और अगर सेकंड ऑप्शन मेरा MPH है। एंडोक्रिनोलॉजी इसलिए क्योंकि मेरी ट्रांस कम्युनिटी को बहुत से हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज रहते हैं हमारे साथ, और पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं है जिसने ट्रांसजेंडर हार्मोन्स और उनकी बॉडी पर पढ़ा हो। अच्छा। तो मेरा एक तो ये इरादा है, सेकंड मेरे पास MPH है, थर्ड इरादा है मेरा FCPS करने का, तो ऑब्वियसली वो एंडोक्रिनोलॉजी से भी एसोसिएटेड हो जाएगा। और जो मेरा मेन एक मकसद है इस मेडिकल फील्ड में आने का और आकर कुछ करने का, वो है पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल को राजी करना कि वो मेडिकल करिकुलम में ट्रांसजेंडर हेल्थ रिलेटेड चैप्टर इंक्लूड करें। मैंने MBBS पढ़ा है, तमाम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन कोई ऐसा मखसूस चैप्टर नहीं है जिसमें ट्रांसजेंडर्स की एनाटॉमी या उनके इश्यूज या उनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस या उनके पैथोलॉजिकल चेंजेस को डिस्कस किया जाए या उनकी डिजीजेस या उनकी नीड असेसमेंट की जाए। तो मेडिकल करिकुलम में ट्रांसजेंडर हेल्थ का एड ऑन होना बहुत एसेंशियल है, और मुझे लगता है मेरे डॉक्टर बनने से ये काम मेरी कम्युनिटी का
हो जाएगा। वक्त ये तो लगेगा, बहुत- लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं करने में ये बहुत कामयाब इंपॉर्टेंट जरूर बात कर रही हैं और इसकी जानिब तो हमारी तवज्जो नहीं जाती, मतलब यूजुअली हम इसके बारे में बात नहीं करते, बट थैंक यू वेरी मच कि आप इस जानिब हमारी तवज्जो भी दिला रही हैं। अच्छा, जो एक्सेप्टेबिलिटी थी लोगों की, उस हवाले से भी हमें बताइए कि किस हद तक एक्सेप्टेबल रहा लोगों के लिए आपका, और ख़ास तौर पे जो आपके कोलीग्स थे, आपके जो फेलोज थे, उनके लिए आपका वहाँ पे मौजूद होना। वी गॉट टू नो कि आपको लड़का लिखना पड़ा अपने एडमिशन फॉर्म के अंदर, वहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं था जिसमें आप लिखती, तो इस हवाले से भी हमें बताइए, एक्सेप्टेबिलिटी के हवाले से। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि मुझे मेरे क्लासमेट्स दुनिया के बेस्ट क्लासमेट्स थे। मेरा बैच मुझे लगता है कि दुनिया का बेस्ट बैच था। मुझे उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। मेरी क्लासमेट्स लड़कियां बहुत सपोर्टिव थी, बॉयज बहुत सपोर्टिव थे, ना ही मुझे कभी उन्होंने टोंट किया या डिस्क्रिमिनेट किया। देखिए, और मेरे टीचर्स और मेरे प्रिंसिपल और एचओडीज के बारे में मेरा यही ख्याल है। और रही बात, देखिए, कुछ बुरे लोगों की वजह से मैं सबकी अच्छाई पर पानी नहीं फेर सकती हूँ, तो मेजॉरिटी ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे हिम्मत दी कि मैं और पढ़ूं। हाँ, कुछ अपने ही लोग ऐसे थे, स्पेशली रिलेटिव्स या कुछ ऐसी कम्युनिटी से, जिन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं कर पाएगी, ये इसके बस की बात नहीं है, ये इससे नहीं होगा। तो बस वो एक होता है, लेकिन वो चीज भी मैं पॉजिटिव लेती हूँ, क्योंकि आपको वो हिम्मत देती है वो चीज। अगर से नहीं होगा तो हिम्मत आपने कर दी। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी की तरफ से मुझे उतनी ही मुश्किल पेश आई जो एक लड़की को पेश आती जब वो तक हासिल करती है, क्योंकि एंड जो है ना वो सबसे अच्छा और सबसे मीठा है। इन द एंड सारा, इट्स वंस अगेन इट इज अ टिपिकल थिंग, बट मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपसे पूछना, क्योंकि आपने वो मुश्किलात जो इस वक्त कोई बैठ के इमेजिन कर रहा होगा कि अगर मैंने डॉक्टर बनना है, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो मैं कैसे बनूँ, आपने वो मुश्किलात देख ली हैं, आपने वो सफ़र कर लिया है। क्या मैसेज आप इस वक्त कन्वे करना चाहेंगी थ्रू योर एक्सपीरियंस टू ऑल द व्यूअर्स, और खासतौर पर अपनी कम्युनिटी की? देखने वालों को मैं दो पैगाम देना चाहूंगी। एक मेरी कम्युनिटी को कि बी स्ट्रॉन्ग, हम सब कर सकती हैं, और जो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकती, तो यकीन जानो मैंने भी वो सब किया है जो आप कर रही हो। मैं भी उन तमाम मुश्किलात से गुजरी हूँ। मैं आपको बोलना चाहूंगी मेरी बहनों, हिम्मत मत हारो, हम सब कर सकती हैं। हम सब मिलकर ये साबित करेंगी कि हम बहुत कुछ कर सकती हैं और हम किसी से कम नहीं। ये मेरी जीत नहीं है, ये आप सब की जीत है, ये पूरी कौम की जीत है, पूरी क्लास कम्युनिटी की जीत है। और दूसरा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी गवर्नमेंट तो काफी इंक्लूसिव है और काफी अच्छे स्टेप्स ले रही है, लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी कहना चाहूंगी, फेडरल गवर्नमेंट और तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, कि प्लीज ट्रांसजेंडर रिलेटेड एजुकेशन के लिए बेसिक और जरूरी अहकाम जारी किए जाएं, स्टेप्स लिए जाएं। ट्रांसजेंडर हेल्थ से रिलेटेड के लिए जो जरूरी अहकाम हैं वो लिए जाए। हमारी हेल्थ रिलेटेड सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया जाए। और मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगी, अपने बच्चों को उनकी जिन्स की वजह से मत निकालें, मत धुतकारें, ये माशरा बहुत बुरा है। आप उनकी हिम्मत बने और आप देखें कि अगले आने वाले सालों में इस तरह की 100 सारा खड़ी होंगी जो अपनी अचीवमेंट्स की वजह से मीडिया में आ रही होंगी या डिस्कस हो रही होंगी, ना कि उनके ऊपर हुए वायलेंस और जुल्म सितम या उनके किसी भी दूसरे एक्ट की वजह से। तो एक बेहतर पाकिस्तान, एक बेहतर सोसाइटी के लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को बेहतर करें और हम अपनाएं इस माशरे की हर चीज को पूरे तरीके से। आपने ये मिसाल कायम कर दी है, मेरे ख्याल में आपने इतना बड़ा काम कर दिया है सारा, कि जिसके बाद एक कहते हैं ना अपने आप को मिसाल के तौर पे पेश करो। और मैं जब भी ऐसी कोई बात आती है तो मैं 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकल मिसाल की जानिब चला जाता हूँ, कि जब भी उन्होंने कोई अच्छा काम किया उन्होंने करके दिखाया, एक अमली नमूने के तौर पर करके दिखाया। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक मुकम्मल नमूना है। बात में रिलेट ऐसे कर रहा हूँ कि आप कुछ भी अगर ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं या चाहते हैं कि उस चीज़ को लोग फॉलो करें, तो आप बजाय इसके कि उसकी तरवीज अपने अल्फाज के जरिए करें, प्रैक्टिकली करके दिखाएं। और सारा एक ऐसी पाकिस्तानी है जिन्होंने प्रैक्टिकली एफर्ट की, अपने जो मुख्तलिफ टैबूज़ हैं ट्रांसजेंडर्स के हवाले से उनको तोड़ते हुए। और ये सबसे ज़्यादा सबक ट्रांसजेंडर्स के लिए खुद है, जो हौसला हार जाते हैं, जो खुद अगर उनके अंदर नेचुरली कोई इस किस्म का इशू हो या फिर सोशली उनकी एक्सेप्टेबिलिटी के हवाले से प्रॉब्लम हो, तो उसको अपनी कमज़ोरी बना लेते हैं। सारा एक ऐसी खातून शख्सियत हैं, एक ऐसी ट्रांसजेंडर शख्सियत हैं जिन्होंने ये कहा है कि अगर आप में ऐसा कोई मसला है, आप समझते हैं कि सोशली आप कंपैटिबल
कंपैटिबल नहीं है लोगों के साथ, तो उसको अपनी कमज़ोरी मत बनाइए, ये आपकी स्ट्रेंथ है। और मैं हैट्स ऑफ इस मौके पे कहूँगा उनके जो साथी स्टूडेंट्स थे, उनके फेलोज थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। दैट्स व्हाई शी इज़ एन MBBS डॉक्टर राइट नाउ। ऐसी कई मिसालें और भी आनी चाहिए। हमने ब्रेक लेनी है, एक्सप्रेसो हीरो से आपको मिलवाया, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हमारे सेगमेंट फ्लैग्स का वक्त हुआ है। आज फ्लैग्स में हमने आपको दिखाना है पाकिस्तान और जर्मनी के ताल्लुकात के हवाले से 7 दिहाइयाँ 70 बरस मुकम्मल हुए और इसी सिलसिले में जर्मन सफारतकारे ने एक तकरीब का एहतमाम किया। सना भाइयों वहाँ पे गई और उसका अहवाल देखा और अब आपको दिखाते हैं आज के फ्लैग्स। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सना हुमायूं। फ्लैग्स की एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मनाई जा रही है 70 इयर्स फ्रेंडशिप ऑफ जर्मनी एंड पाकिस्तान। एक खूबसूरत एग्जीबिशन सजाया गया है जिसमें एवरीडे साइंस को एज एन आर्ट पेश किया गया है। मैं तो ये एग्जीबिशन देखकर टोटली हैरान रह गई हूँ। आप भी रहिए मेरे साथ एंड एंजॉय दिस एग्जीबिशन। Right now I am with German Ambassador Schlagheck. Your Excellency. जनाब सफ़ीर, एक साल बाद आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। Met last winter. जी बिल्कुल, मुझे याद है आप पिछली सर्दियों में मेरा इंटरव्यू करने आई थी। Thank you so much. You have been generously praising me and that motivated me a lot. बहुत Thank you शुक्रिया। very much. And, उस इंटरव्यू में आपने मुझे बहुत हौसला दिया था। जनाब सफ़ीर, इस तरह की नुमाइश मैंने पहले कभी नहीं देखी जहां पर कुदरत और साइंस के फन पारे पेश किए गए हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? Natural sciences combined together, fantastic. So what you have to say about this whole thing? Well, it came out of the fact that we, as you know, we had this 70 years anniversary of diplomatic relations. ये नुमाइश पाकिस्तान और जर्मनी के ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किद की गई है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी इस तरह की तकरीबात का एहतमाम किया गया है। लाहौर में भी हमने इस तरह की नुमाइश मुनक्किद की है। ये नुमाइश साइंटिफिक सोसाइटी के ताउन से मुनक्किद की गई है। नुमाइशों का ये सिलसिला कराची में भी जारी रहेगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह की तकरीबात से पाकिस्तान और जर्मनी के ताल्लुकात की सही अक्कासी होती है। पाकिस्तान और जर्मनी के ताल्लुकात भी इसी तरह खालिस हैं जिस तरह ये फन पारे। ये नुमाइश लाहौर में भी लोगों ने बहुत पसंद की। लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए हम ये नुमाइश यहाँ लेकर आए। फन कुदरत की तारीफ है और हमने यहाँ कुदरत और साइंस पर मबनी फनपारे नुमाया किए हैं जो हमारे कुदरत के साथ ताल्लुक की अक्कासी करते हैं। It's such a fascinating exhibition that turns the heads around. ज़बरदस्त, मुझे ये नुमाइश बहुत पसंद आई। पाकिस्तान और जर्मनी 70 सालों से एक दूसरे के साथ हैं। मुझे ये बताएं कि मुस्तकबिल में इन ताल्लुकात में मज़ीद जिद्दत कैसे आएगी? I would like to know how are the relationships going to be further in any other areas between both countries. I mean, this is of course a very big question. I mean, what we ये बहुत अहम सवाल है। मेरे ख्याल में हमने अभी तक जो हासिल किया है उसको मद्देनजर रखते हुए आगे की भी पॉलिसी बनाना होगी। मैं समझता हूँ कि हमारे ताल्लुकात का माजी बहुत अच्छा है। इसको बेस बनाकर आगे भी ताउन जारी रखेंगे। फन और सकाफत तो एक तरफ, पाकिस्तान के साथ हमारे मुआशी, सियासी और अस्करी ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा दोनों ममालिक तालीम के शोबों में भी एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान से बहुत सारे तलबा तालीम हासिल करने की गर्ज से जर्मनी आते जाते हैं। मेरी अवलिन तरजीहात में से एक जर्मनी और पाकिस्तान के माबैन लोगों के रवाबित को फ़रोग़ देना है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान और जर्मनी के लोग, फनकार और ताजर राब्ते में रहेंगे तो इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आती जाएगी। यही हमारे ताल्लुकात के लिए ज़रूरी है। contact between the students, contact between the people as such, that can carry us forward during the next 70 years.
Oh, wonderful. As we have met last year, जब हम पिछले साल मिले थे उस वक्त कोरोना अपने पीक पर था। अब कोरोना वायरस में कमी की वजह से इस तरह की तकरीबात बहाल हो रही हैं। आपके पास क्या प्लान है? क्या दोनों ममालिक के माबैन कोई कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है? like this exhibitions We would in certainly love future. to. Although we have to say, and we saw it in Germany now, we have witnessed a quite severe fourth wave. And जी, मुझे उम्मीद तो पूरी है। जर्मनी में हम अभी भी इससे मुतासिर हैं। वहाँ चौथी लहर की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और बदकिस्मती से जिस तरह कोरोना मरीजों की तादाद में दोबारा इजाफा हो रहा है, मुझे ख़तरा है कि हम पाँचवीं लहर से दो चार ना हो जाएं। मैं समझता हूँ कि हमें अभी भी एहतियात की ज़रूरत है। बाहर निकलना, लोगों से मिलना सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तो घर में रह भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी इस वक्त हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इस तरह की तकरीबात से कोरोना फैलने का भी खतरा होता है। that would also, I would say, lead us to be still a bit restrictive with cultural events and, real life interactions. Yes. So do you still ride a bicycle? Say it again. क्या आप अब भी साइकिल चलाते हैं? Of course. Yeah, Okay. I mean, So it that keeps you you can- healthy. That you can do. जी बिल्कुल, साइकिल चलाने में तो कोई खतरा नहीं है, वो आप अकेले चलाते हैं। Love that. It's very nice to cycle in the summer. Oh yes, yes. So your मुझे अब ये बताएं कि पिछले साल आप कहाँ-कहाँ घूमे हैं? places. I did. I Okay. did. I went to a number of places. जी हाँ, मैं बहुत घूमा हूँ। मैं अगर इस्लामाबाद में बैठा रहूँगा तो मैं कभी पाकिस्तान को नहीं समझ पाऊँगा। इस्लामाबाद खूबसूरत शहर है, लेकिन पाकिस्तान की हकीकत इस्लामाबाद से बाहर जाकर पता चलती है। Of Islamabad. Thank you so much, Your Excellency. It's pleasure meeting you again. Pleasure to see you. Thank And thank you for this wonderful exhibition. you for coming. You're welcome. Right now I am with Dorota, and who is head of press and cultural affairs. डोरोटा, इस ज़बरदस्त तकरीब के मुनक्किद करने पर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे खुशी है कि आपको ये इवेंट पसंद आया। ये नुमाइश इतवार तक जारी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखने आएंगे। Oh, wonderful. And it's a beautiful पाकिस्तान और जर्मनी की दोस्ती के 70 साल मुकम्मल होने पर आर्ट और कल्चर की ये तकरीब बहुत ज़बरदस्त है। आप क्या कहना चाहेंगे? connection or a combination. What do you have to say about this? Yes, so what we wanted to do, what we wanted to show during our 70-year celebrations is what we would like Germany to be known for. And 70 साल मुकम्मल होने पर इस तकरीब के इनेकाद के जरिए हम जर्मनी की तारीख दिखाना चाहते हैं। दुनिया भर से रिसर्चर्स जर्मनी आते हैं और जर्मनी के बारे में नई दरियाफ्त करते हैं। डॉक्टर आसिफ अख्तर जैसे लोगों की मदद से हम ये काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने आज इस नुमाइश का इनेकाद किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सब मालूमात दे सकें। हमने इसके लिए चंद तस्वीरों का इंतखाब किया जिन्हें पहले लाहौर में नुमाइश के जरिए दिखाया गया और अब हम इस्लामाबाद में ही नुमाइश कर रहे हैं। इसके बाद हम कराची जाकर भी इसकी नुमाइश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जर्मन फ़न के बारे में जान सकें। to Karachi and show people how aesthetically pleasing science can be. So this is what we wanted to convey. Yes, it is the most fascinating way. मुझे तो ये काविश बहुत पसंद आई। कोरोना की वजह से इस किस्म की तकरीबात रुक सी गई थी। अब आप क्या समझती हैं? क्या इन तकरीबात में तेजी आएगी? That we are looking forward to more events like this. Well, I certainly hope so because, of course, Corona put a complete stop to most. मुझे उम्मीद तो बहुत है। पिछले साल हमारी बहुत सी तकरीबात कोरोना की नज़र हो गई थी। अब ये हमारे लिए एक नई शुरुआत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल हम ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबात मुनाकिद कर सकेंगे। लेकिन ओमिक्रॉन भी सर उठा रहा है।
हमें नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, बस हमें अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए। इस किस्म की तकरीबात का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। Fingers crossed, and let's hope for the best, because I would certainly like to, do more events like that. Definitely, we also look forward to it. आपको पाकिस्तान में कितना अरसा हो चुका है और आपको यहाँ के लोग और यहाँ की सकाफत कैसी लगी? Culture and the people here. Well, I just arrived in September, so I've only been here for 4 months. मैं सितंबर में यहाँ आई थी, अभी मुझे बस 4 ही महीने हुए हैं, लेकिन मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद आया है। मैं पाकिस्तान के बारे में पहले से जानती थी क्योंकि मेरे कुछ दोस्त यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ आकर सब कुछ खुद एक्सपीरियंस करना मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज है। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, यहाँ का खाना बहुत लजीज है। सबसे खास बात यहाँ का कुदरती माहौल है। मैं पाकिस्तान में बहुत इंजॉय कर रही हूँ। Oh, fantastic. So I wish you a happy stay here and enjoy the Pakistani food. Thank you. Thank you very much. Thank you. वाकई कुदरत से बड़ा मुसव्वर कौन हो सकता है। आज की इस एग्जीबिशन ने सबको फैसिनेट कर दिया। आई होप कि आपसे फिर मुलाकात होगी फिर किसी नए इवेंट में। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं कुछ पीएसएल के हवाले से। रौनकें मान बढ़ रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा हमें ये खबर आपको देते हुए, लेकिन दूसरी जानिब आपकी सेहत भी चूँकि बहुत ज़रूरी है, हम सब की सेहत बहुत ज़रूरी है, चूँकि नोबडी सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। कोरोना का तो ये वाला फार्मूला है। एनसीओसी ने पीएसएल के इस पहले मरहले के लिए, जो कि पीएसएल 7 का पहला मरहला है, 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाज़त दी है। तकरीबन 32,000 में से 8,000 के करीब जो शायकीन हैं वो स्टेडियम आ सकेंगे। ये तादाद बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन चले हैं तो सही। स्टेडियम में दाखिले के लिए मजीद लवासमात में वैक्सीनेशन है जी, सर्टिफिकेट है, वैक्सीनेशन दिखाना, सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। लाहौर के जो मैचेस हैं इसके लिए अभी तक शायकीन का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि मैचेस की बहुत सारी जो टिकट्स हैं वो ऑनलाइन फ़रोख्त हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों ने टिकट्स ले लिए हैं, तो उन लोगों का क्या बनेगा जिन्होंने टिकट्स लिए? हमारी तो हमदर्दियाँ उनके साथ भी है। क्या ये टिकट्स इनको वापस पे बैक किए जाएंगे? और वो 25% खुश नसीब कौन होंगे? क्या कोई कुरानदाजी होगी पीसीबी करेगा जिसके ज़रिए इन सब लोगों को शामिल किया जाएगा? विद दैट एक और स्टोरी भी है, इससे पहले कि मैं एक्सपर्ट ओपिनियन की जानिब जाऊं, जो टॉप ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर्स हैं इनके बारे में खबरें आ रही हैं एज पर express.pk कि ये लोग जो प्लेयर्स हैं ये पाकिस्तान आना चाहते हैं। सो इट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ गुड न्यूज़। और बाबर आजम के हवाले से तो आपको पता ही है। हमारे साथ बहुत दिनों के बाद मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं। मिर्ज़ा साहब, गुड मॉर्निंग। आई होप आपकी सुबह अच्छी हुई है। सबसे पहले तो आपके शहर में आपने तमाशाइयों को एक बार फिर कम करा दिया, क्या वजह हो गई और कब तक हम समझते हैं कि इस सूरत हाल से हम निकल पाएंगे? ज़रा एनालिसिस तो रखिए हमारे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर इमरान। और आज अरमला भी आपके साथ हैं कि नहीं? नहीं, अरमला नहीं है, वो जाती किसी मसरूफियत की बिना पे नहीं। देख ले, इसीलिए मैंने पहले आप ही को सुबह बखैर कहा। और मसला ये है कि चूंकि कराची में 40% हो गई है कोविड की शरह, तो उसकी वजह से भी बड़े मोहतात हो गए लोग। और नेशनल स्टेडियम कराची में आप अब मैं सुन रहा था, आप सही कह रहे कि लोगों ने टिकट्स खरीदे थे, पीसीबी ने इंसेंटिव दिए थे कि 4 टिकट खरीदोगे तो 1 फ्री मिलेगा। और फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें, अब छोटे बच्चे नहीं आ सकते, 12 साल से कम उम्र बच्चे अलाउड नहीं है, और फिर मास्क पहनना है, फिर अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करना है। तकरीबन 33,000 तमाशाइयों की गुंजाइश वाले नेशनल स्टेडियम कराची में सिर्फ 8,000 तमाशाइयों के बैठने की इजाजत होगी। उन 8,000 में अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या मैकेनिज्म इख्तियार करता है इमरान, कि किस तरीके से जो टिकट्स खरीद चुके हैं उनके टिकट्स को वापस किया जाता है, या उनमें से क्या क्राइटेरिया जो है वो रखा जाता है कि जिसकी बुनियाद पर उन लोगों को दाखिले की इजाजत। ये शायकीन की हद तक तो ये ठीक है, लेकिन हमारे लिए भी और आपके लिए भी एक बड़ी मायूसी की बात पिछले पीएसएल में हुई थी फर्स्ट लेग के अंदर, और खबर आप ही ने ब्रेक की थी जोश जगादे के अंदर, जब पीएसएल को पोस्टपोन करना पड़ गया था, आई रिमेंबर, कोविड की वजह से। इस दफा इंतजामात क्या है बायोसिक्योर बबल के हवाले से, और क्या पीसीबी ने पहले से हट के कुछ इंतजामात किए हैं? इस दफा फिर कोई होटल शेयरिंग तो नहीं हो रही आम लोगों के साथ? क्या किस तरीके के इंतजामात है? क्या इनसाइडर है आपके पास?
इस दफा इमरान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराची में तो पूरा होटल बुक किया है और फिर इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीमों को इजाजत दी कि 20 से 22 खिलाड़ी वो रख सकते हैं अपने साथ और फिर 15 खिलाड़ियों का एक एक्स्ट्रा पूल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया है। वो खिलाड़ी जो सिलेक्ट नहीं हो सके थे, वो 15 खिलाड़ी भी आज से क्वारंटीन में चले जाएंगे आज शाम से, और वो भी उसी होटल में रहेंगे कि अगर टीमों को जरूरत पड़ती है तो उनको लिया जा सकता है टीम में। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एसओपी इख्तियार किया है कि अगर 12 खिलाड़ी कम से कम होना किसी भी टीम में जरूरी है। अगर 12 खिलाड़ी होंगे तो मैच को पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। उसके अलावा बेशक 8 खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट जो है वो मस्बत आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन 12 खिलाड़ियों को जो है वो होना लाजमी है। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर उस सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल पैदा हो, तो शायद एक हफ्ते के लिए पीएसएल को पोस्टपोन करे, एचबीएल पीएसएल को, लेकिन बजाहिर ऐसा लगता नहीं है। जो तो ये वाला किए गए, ये जो 7 दिन का खुदा ना खास्ता अगर क्वेश्चन बीच में रखा हुआ है वक्त का, यानी कि क्योंकि हर खिलाड़ी का अपना स्केड्यूल है ना, कुछ लोग तो फौरन रवाना, कुछ खिलाड़ी फौरन रवाना हो जाते हैं खेलने के बाद, तो क्या इतना वक्त होगा अगर खुदा ना खास्ता इतना ब्रेक टाइम बीच में आ जाए तो उसको मैनेज किया जा सके? ऐसी सूरत हाल में इमरान, जो एक दिन के मैचेस हैं वहां 2-2 मैचेस एक दिन में कराए जाएंगे। ऐसी सूरत हाल खुदा न खास्ता अगर क्रिएट होती है, और कराची में 16 मैचेस हैं, 19 मैचेस लाहौर में। अभी लाहौर वाले जो है वो इंतजार में है कि उनके यहाँ कितने फीसद तमाशाइयों को बैठने की इजाजत मिलती है, जब तक क्या सूरत हाल होती है। लेकिन कराची की सूरत हाल चूंकि बड़ी गंभीर है, इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के को हिदायत की है एनसीओसी ने कि 25% से ज्यादा तमाशाइयों को बैठने की इजाजत न दी जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा इसकी हाइप के बारे में बात कर लेते हैं। PSL 7 का इतना हाइप नहीं है, मुझे में भी ऐसा फील होता है। अगर आपको भी लगता है तो आप मुझे इस पे मेरी राय से एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। अगर ये हाइप नहीं है मिर्जा साहब, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? अब तो स्पॉन्सरशिप भी पहले से बेहतर हो गई। जो HBL ने इस दफा मेजबानी ली है, इसको स्पॉन्सरशिप ली है, वो बहुत बड़े पैसों पे ली है मीडिया राइट्स के हवाले से। अगर हलचल है तो सिर्फ इस वक्त मीडिया कोलैबोरेशंस और 2-4 चैनल्स के बीच है, बाकी कोई हलचल नहीं है PSL के ऊपर। क्या वजह है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ना, HBL ने 2016 में इसको स्पॉन्सर करना शुरू किया और अब मजीद 4 साल के लिए यानी 2025 तक HBL जो है वो PSL को स्पॉन्सर करेगा। और आप खास बात देखें कि भारत में जो IPL होती है उसमें डिफरेंट स्पॉन्सर्स आ गए, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का एक ही स्पॉन्सर है HBL सिंस 2016 जब ये शुरू हुई है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ता निगाह से जो है एक बड़ी खुशाइन बात है कि एक ही स्पॉन्सर जो उन पर ट्रस्ट किए हुए। दूसरी चीज आप कह रहे हैं हाइप, अगर इमरान हाइप को देखें तो इन्होंने बहुत पहले खबर तो दी थी गुज़िश्ता हफ्ते के आतिफ असलम और आयमा बेग का जो गाना है वो रिलीज किया जाएगा, ऑफिशियल सॉन्ग है। वो लोग सब इंतजार में, क्योंकि आज 20 जनवरी हो गई और अगले जुमेरात को यानी 27 जनवरी को PSL का इफ्तिताई मैच दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान खेला जाने वाला है। और कराची में भी कोई कटआउट्स नजर नहीं आ रहे, वरना अमूमन जो होता था कि मुख्तलिफ चौराहों पर कटआउट्स लगते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे, HBL PSL की बड़ी तशहीर होती थी। लेकिन इस मरतबा मामला ठंडा है। लगता है PCB के जो डायरेक्टर कमर्शियल थे बाबर हामिद, जब से उनको सैक किया गया है उसके बाद से अभी तक कोई डायरेक्टर कमर्शियल नहीं आया। मामला ऐसे ही चल रहे हैं। तो लगता यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो चाबुकदस्ती, वो फुर्ती, वो मुस्तैदी नहीं दिखाई जो माजी का खासा रही है। दुआ करें कि जब गाना रिलीज हो जाए तो उसके बाद एक हाइप बनना शुरू हो जाए HBL PSL। उस वक्त तक हम पुराने पे तो गुजारा कर ही रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के हवाले से मैंने आपको खबर दी, पूरी खबर express.pk पे मौजूद है, लेकिन मैं बस उसकी हाईलाइट बता रहा था कि जो उनके चीफ हैं वो ये कहते हैं कि टॉप क्रिकेटर्स पाकिस्तान आने का इरादा कर चुके हैं। मुतज़ाद खबरें हैं, आपके पास कुछ इस हवाले से खबर हो तो वो भी बताइए, और आप अपना तज्जिया भी बताइए किस हद तक इम्कान है जो उनके टॉप नॉच प्लेयर्स हैं, जिनके बारे में उस्मान ख्वाजा ने कहा भी था कि अगर बड़े प्लेयर्स आते हैं यहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए हीरो बनने का पाकिस्तान की यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ा चांस है। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या सीनियर प्लेयर्स आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो अभी तक कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती, क्योंकि मेरी वहां बात हुई है मेलबर्न में, तो मेरे दोस्त से जो जर्नलिस्ट हैं तो वो बताते हैं कि अभी थोड़े मखमसे में मुब्तला है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, क्योंकि जो कोविड की सूरत हाल पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। अभी आप देखें
न्यूजीलैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना था और उसने अपना दौरा मुलतवी कर दिया है। तो जो कोविड की सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखते हुए भी, और फिर आपको पता है कि बायो सिक्योर बबल में एक तरह से कैद तन्हाई में होते हैं खिलाड़ी। अब तो जो PSL है इसमें भी इस तरह के SOPs अडॉप्ट किए गए हैं कि बाबर आजम रिजवान से नहीं मिल सकते, सिर्फ मैदान में ही मिल पाएंगे, बजाय इसके कि वो होटल में और गाइस मेरे पास कम है लास्ट 20 सेकंड, मोहम्मद हसनैन के हवाले से जो उनके एक्शन के बारे में खबरें आ रही थी उस पे जरा कुछ बता दीजिए, क्या है हमारे पास? देखिए ऑस्ट्रेलियन बाइस्ड है, उनको नजर नहीं आया हसनैन कितने अरसे से खेलता जा रहा है। किसी अंपायर ने दुनिया में खेला है, इंग्लैंड में खेला है, हर जगह खेला है, किसी अंपायर ने शारजा में खेला, लेकिन किसी अंपायर ने उसके एक्शन पर एतराज नहीं किया। लगता यही होता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। और उसने जो कि परफॉर्म बहुत जबरदस्त कर दिया वहां पे, पहले ओवर में 3 बंदे उड़ा दिए, तो इस वजह से शायद। लेकिन चले भाई साहब, इंशाल्लाह बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद, आपने तमाम ही नुकात के ऊपर बड़ा मुफस्सल तज्जिया हमारे सामने रखा। हमने ब्रेक लेनी है जी, PSL अल्लाह करे हो जाए, कामयाबी से हो जाए, और क्रिकेट बोर्ड अब गाना रिलीज कर दें, हमें चाहिए, सुनना चाहते हैं हम। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अनदर गुड न्यूज़ दैट आई हैव टू शेयर विद यू। इस वक्त आपको बताते हैं कि ऑनलाइन अद्वियात फरोख्त करने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है तबीयत.pk। इसका इंट्रोडक्शन कुछ दिन पहले भी हमने आपसे कराया था और फीमेल कंसल्टेंट्स के साथ कंसल्ट करने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है डॉक्टर्स। इसके दरमियान एक इश्तराक का मुआहिदा तय पाया है और जो डॉक्टर्स है और तबीयत.pk है, ये अब मिल के सर्विसेज, मेडिकल हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं, ये फराहम करेंगे। तबीयत.pk इसके ज़रिए जो मसनूआत हैं वो आप तक पहुंचाई जाएंगी और डॉक्टर्स के ज़रिए आप इस प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स तक रसाई हासिल करते हैं। और एज इसके नाम से वाज़ेह है कि फ़ीमेल स्पेसिफिक ये एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब अब चूँकि दुनिया ऑनलाइन की जानिब जा रही है तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डेवलपमेंट। तो हमने इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव को इन्वाइट किया अपने शो के अंदर। एक तो इस मुआहिदे पे बात करते हैं और दूसरा जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, जो एक इससे जिसको फ़ायदा हो सकता है, उसके लिए किस हद तक मुफीद है इनका जो एक म्यूचुअल अग्रीमेंट है, इस पर भी हम बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुनज़्ज़ा खोसो मौजूद हैं जो कि लीड ऑफ ई-फार्मेसी डॉक्टर्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। विद दैट असद खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि CEO हैं तबीयत.pk के। आप दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया फॉर योर प्रेशियस टाइम, फॉर बीइंग हियर विद अस। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा असद, आप अगर एक्सप्लेन कर दें हमें इस मुआहिदे के हवाले से, ये क्या मुआहिदा है, आपका जो पोर्टफोलियो हमारे सामने है उसको देखते हुए, और इसका क्या फ़ायदा होगा आपके जो यूज़र्स हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं ऑन योर एप्स एंड प्लेटफॉर्म्स। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान। सो आई थिंक पाकिस्तान में, अगर आप पाकिस्तान में आफ्टर फूड जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों को, जिसके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, वो होती है आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज। उसके अंदर आपके पास अगर घर में बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर कहाँ मिलेगा, दवाइयाँ कैसे मिलेंगी, डायग्नोस्टिक्स कहाँ से कराने हैं। तो आई थिंक हमारा मिशन ये है कि हाउ डू वी सिंप्लीफाई लोगों का एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। उसमें वी आर द लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी इन पाकिस्तान, बट लोगों को So we provide medicines. Doctors is a pioneering platform जिन्होंने जो female only doctors को, but they provide services to wide range of corporates and people. Okay. So इस partnership के through we can bring all those consultants to our platform from doctors, and doctors can use our services of online pharmacy. Now ऑनलाइन फार्मेसी, तो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए बेनिफिट है और कंज्यूमर्स के लिए इसलिए बेनिफिट है कि उनको एक ही प्लेटफॉर्म से डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे, कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे और दवाइयाँ भी एक ही प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगी। अच्छा, तो इसमें डॉक्टर मुनज़्ज़ा ये आप बताइए कि आपका जो ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर ही क्या आपने कोई उसको लिंक किया है आपस में, मतलब जो यूज़र है उसके लिए आसानी के लिए जो आपका इंटरफेस है उसके अंदर कोई तब्दीली की आपने, या थोड़ा सा बताइए कैसे होगा ये? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दूं। वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैप्पी विद कोलैबोरेशन विद तबीयत.pk। हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है डॉक्टर्स का, उसका मैं एक लिटिल ब्रीफ देती हूँ कि वी आर अ टेली हेल्थ एंड टेली मेडिकेशन प्लेटफॉर्म जिसमें हम वन विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को थ्रू हेल्थ फाइनेंसिंग, एंड इसके साथ साथ हेल्थ कंसल्टेशन देते हैं जिसमें एक्सेस होता है पेशेंट को ऑनलाइन डॉक्टर्स का और फार्मासिस्ट का। जो पूरे पेशेंट का जो जर्नी है, पेशेंट जर्नी को क्यूरेट करते हैं बाय द पेशेंट कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में वो पेशेंट की डिजीज को डायग्नोस करते हैं, मैनेज करते हैं और इसके साथ उस प्रिस्क्रिप्शन को इन राउट करते हैं टू गेट द प्रॉपर मेडिसिन।
हमारे पास जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज था वो ये था कि हम पेशेंट को एक ऐसी दवा फरहम करें जो कि सब स्टैंडर्ड और काउंटरफीट प्रोडक्ट ना हो, उसमें क्वालिटी हो, एफिकेसी हो, ताकि पेशेंट को जो हम सर्विसेज दे रहे हैं मेडिकल सर्विसेज के साथ साथ एक बेहतरीन मेडिसिन भी प्रोवाइड कर सकें। तो दैट इज एन अल्टीमेट गोल फॉर अस। बाय दिस कोलैबोरेशन हम पेशेंट को सर्विसेज के साथ साथ एक बेहतरीन मेडिसिन भी प्रोवाइड करेंगे जो कि हर तरह के एडवर्स ड्रग रिएक्शन से या किसी भी तरह के मुनफी असरात से पाक हो। यानी कि आप जो भी दवाई ले रहे हैं आपको यकीन होगा कि आप ठीक क्वालिटी की दवाई खरीद रहे हैं। जी जी, पेशेंट को इस चीज़ का बिल्कुल यकीन होगा कि उसका जो सोर्स है वो बहुत ऑथेंटिक है और रिलायबल सोर्स है, और इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट वो ले रहा है वो स्पेसिफिकली कंप्लायंस और रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। ये सबसे बड़ा आई थिंक अलमिया है सोसाइटी में। उमूमी तौर पे ये भी होता है कि जब दो कंपनीज आपस में कोई जॉइंट वेंचर करती हैं, कोई कोलैबोरेशन करती हैं, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट भी किया जाता है एक दूसरे के क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को। तो कोई ऐसा भी इसमें एलिमेंट इस एग्रीमेंट के अंदर मौजूद है जिसमें आप तबीयत.pk के क्लाइंट्स को या तबीयत.pk के क्लाइंट्स या जो डॉक्टर्स के क्लाइंट्स हैं उनको तबीयत.pk कुछ कॉम्प्लीमेंट करेगा? कोई एक तो फैसिलिटेशन है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, देयर फाइनेंशियल, या इन टर्म्स ऑफ द टाइम कि जल्दी हो जाए उनका काम, इस पे भी कुछ किया आप लोगों ने? जी इवेंचुअली तबीयत.pk के सारे कस्टमर्स को जो सर्विसेज डॉक्टर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो सारी सर्विसेज तबीयत.pk के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होंगी। इसी तरह डॉक्टर्स के पास जो कस्टमर्स हैं उनके पास बहुत बड़ी कॉर्पोरेट बेस है, उनको जो तबीयत.pk की सारी सर्विसेज इवेंचुअली वो डॉक्टर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेलेबल हो जाएंगी। तो यस, इवेंचुअली यही प्लान है कि दोनों प्लेटफॉर्म के कस्टमर्स को वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज अवेलेबल हो जाएं थ्रू ईच अदर सर्विसेज। वो जो मुनाज़ा बात करी थी, आई थिंक पाकिस्तान में आई थिंक पाकिस्तान हैज अ मेजर प्रॉब्लम विद फेक मेडिसिन जो मार्केट में काउंटरफीट मेडिसिन मिल रही होती है, लेकिन उसमें आपके पास एक प्रॉब्लम होता है जो काउंटरफीट मेडिसिन होती है। दूसरा जो उतना ही बड़ा प्रॉब्लम है वो होता है कि मेडिसिन स्टोर कैसे होती है, क्योंकि मेडिसिन को टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जब तक मेडिसिन कस्टमर के पास पहुंच नहीं जाती उसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है टू मेक श्योर कि मेडिसिन जो खा रहे हैं वो जस्ट नॉट अ पाउडर, वो उसकी एफिकेसी, उसकी जो अफादियत है वो कायम है। तो उसके लिए जरूरी होता है कि हमने ऑल ओवर पाकिस्तान टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं। हमारी जो सारी सप्लाई चेन है उसमें कोल्ड चेन प्रोविजन मौजूद है। तो हम ना सिर्फ के मेडिसिन बाय करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स और ऑथेंटिसिटी उसकी इंश्योर करते हैं, बट हम इंश्योर करते हैं जब तक कस्टमर के पास पहुंचती है मेडिसिन उसका टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है वो मेंटेन होता है आइदर इन आवर वेयर हाउस और इन द कोल्ड चेन। जब भी असद वैल्यू एडिशन की जाती है उसके लिए चार्ज भी किया जाता है अपने क्लाइंट से, तो क्या आप इस एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन के लिए या इस क्वालिटी सर्विसेज के लिए आर यू चार्जिंग समथिंग एक्स्ट्रा एज वेल फ्रॉम योर कस्टमर्स, या आप उसी प्राइस में जो मार्केट प्राइस है उन अद्वियात की उसी के ऊपर आप फराहम कर रहे हैं? जी, एक तो बिकॉज वी आर ऑनलाइन सर्विसेज, हमारे जो कॉस्ट होती है वो नॉर्मल फार्मेसी से थोड़ी कम होती है। अच्छा, विच मीन्स कि वी कैन पास ऑन मोस्ट ऑफ द मार्जिन्स बैक टू द कस्टमर्स। तो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मेडिसिन के प्राइसेस हैं दे आर प्रॉब्ली वन ऑफ द चीपेस्ट इन पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो मार्जिन मिल रहा होता है वो हम मार्जिन मोस्ट ऑफ द जो हमें डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द डिस्काउंट जो है हम बैक टू कस्टमर्स पास ऑन कर देते हैं, क्योंकि हम वॉल्यूम पे ऑपरेट करते हैं। सो वी ऑपरेट ऑल ओवर पाकिस्तान, हमारे पास टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, हम वॉल्यूम पे ऑपरेट करते हैं, इसलिए हम डिस्काउंट्स वापस पास ऑन कर देते हैं। तो ना सिर्फ ये कि authentic medicines मिलेंगी, but they're one of the most affordable in Pakistan. ठीक है, and as you said, it's all over Pakistan, so I believe कि पाकिस्तान के जो दूर दराज इलाके हैं वो भी लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। डॉक्टर मुनज़्ज़ा, हमारे यहाँ चूँकि ख़वातीन के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कि फ़ीमेल स्पेसिफिक हो इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए एनीथिंग इफ़ यू वांट टू से टू द पीपल हु आर वाचिंग यू हु माइट हैव नॉट सीन येट आपके प्लेटफॉर्म को, उनको आप कुछ भी कहना चाहें इस एग्रीमेंट के हवाले से भी एंड अबाउट योर सर्विसेज एज वेल। Regarding the agreement, तो we are looking forward to work with Men's and More, और हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है वो यही होता है कि हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसे हेल्थ केयर इकोसिस्टम का पार्ट बनाएं जहाँ पे वो बेहतर तरीके से हेल्थ केयर की जो सर्विसेज है उनसे मुस्तफ़ीद हो सके। दूसरी बात जो मैं कहूँगी, जो आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है, ख़ासतौर पे हमारी जो पाकिस्तान की सोसाइटी है जिसमें बहुत सारे हेल्थ प्रैक्टिशनर्स
ख़ास तौर पे ख़ास ख़वातीन जो कि काम नहीं कर पाती अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट, इवन वी आर एडिंग मोर ऑफ द हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स इनटू आवर पोर्टफोलियो, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग के तहत जो है वो पेशेंट को फैसिलिटेट कर सके और मतलब एक वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट कर सके। बिकॉज हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट करें, उनको इतनी सलाहियत दें कि वो एक माशरे में एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें और एक उनकी अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी। और ये आपसे ऑनलाइन ही कनेक्ट हो सकती हैं वो खवातीन जो कि प्रैक्टिस नहीं करी बट प्रैक्टिस करने के काबिल हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर मुनज़्ज़ा खोसरो एंड असद खान, CEO तबीयत.pk, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग एंड विश यू गुड लक। अल्लाह करे कि आप मुआहिदा है ये मजीद बेहतर चले और इससे कंज्यूमर्स का भी फ़ायदा हो और बेहतर हेल्थ सर्विसेज जो आम शहरियों को पहुंचाने में हमारे लिए मुआविन भी साबित हो। अब इस हवाले से मजीद भी आपको आगाह करते रहेंगे, इस किस्म की मजीद सिचुएशंस भी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब है, आखिरी हिस्सा है ये प्रोग्राम का। आई होप कि आपका वक्त अच्छा गुजरा है हमारे साथ। इस वक्त हुआ जाता है माइंड मैटर्स का और आज इसमें कुछ किताबें अपने आबा की ऊपर बात हो रही है। वकार अहमद मलिक हमारे साथ हैं, सो देखते हैं आज का माइंड मैटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स और मैं हूं वकार अहमद। और आज जिस किताब का रिव्यू आपके पास लेके आया हूं, ये बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही कमाल किताब है और कम ही ऐसी किताबें होती हैं जिसके बारे में कहा जा सकता है, किसी भी किताब के बारे में इस तरह का जुमला कहा जा सकता है कि ये 100 किताबों की एक किताब है। तो लेकिन ये जो आज वाली किताब है ये वाकई 100 किताबों की एक किताब है। रज़ा अली आबदी, रेडियो का डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नाम, सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम। रज़ा अली आबदी के बारे में तो कहा जा सकता है ना कि वो किसी तारुफ के वाक़तन मोहताज नहीं है। रज़ा अली आबदी साहब जो कि जिन्होंने सफ़रनामा, कमाल खूबसूरत सफ़रनामा लिखा, किताबों की खोज में गए, बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों में गए, वहाँ पे जो हमारे आबा की किताबें हैं उनके हवाले से जो पुरानी लाइब्रेरियाँ हैं उनको खंगाला और उसके बाद जो किताबें अपने आबा की, ये जो किताब उन्होंने लिखी है ये वाक़तन 100 किताबों की एक किताब है। और लिखते हैं कि इन किताबों का अहवाल जो हमारे बुजुर्गों ने पढ़ी थी और जो यूरोप में महफूज रह गई। रज़ा अली आबदी साहब ने इस किताब के बिल्कुल आगाज़ में ही ये बता दिया कि ये किस्सा था क्या। और उन्होंने कहा है कि इन किताबों का किस्सा यूँ है कि लंदन आने से पहले मुझे एहसास था कि लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी और कौमी ब्रिटिश लाइब्रेरी में उर्दू की नहायत पुरानी किताबों का ज़ख़ीरा महफूज है। मुझे अंदाज़ा था कि बरसगीर में जब से उर्दू किताबों की इशाअत शुरू हुई है, और ये बात सन 1803 की है, उस वक्त से वहाँ छपने वाली हर किताब के कुछ नुस्खे समंदरी जहाज़ों के ज़रिए बरतानिया लाकर यहाँ महफूज कर दिए जाते थे। तो उसके बाद रज़ा अली आबदी साहब की ये जो मुहिम है उसका आगाज़ होता है। इन लाइब्रेरियों में जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे जितनी भी वो किताबें हैं जो महफूज हैं, हमारे आबा की हैं, उन्होंने लिखी हैं, उन्होंने पढ़ी हैं, उनका मुताला करते हैं। और एक खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत किसी जगह उन्होंने फ़िक्रा लिखा है कि मैं जब वहाँ गया तो बिल्कुल जिस तरह मेरा हाल उस बच्चे जैसा था जिसके हाथ में अचानक कोई तोहफा लग जाए। रज़ा अली आबदी साहब को एक और कज़िये का सामना कुछ यूँ हुआ कि उन लाइब्रेरीज़ या कुतुब खानों में तकरीबन 30,000 किताबें थीं। तो ये भी एक कज़िया था कि किन किताबों को चुना जाए जिनको इस किताबें अपने आबा का हिस्सा बनाया जाए। तो ये बहरहाल उन्होंने एक पूरा एक बाब लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये किताबें मैंने कैसे चुनी, और जो किताबें उन्होंने चुनी उसकी जो फहरिस्त है उसमें से चंद एक आपको पेश कर देता हूँ। और क्या खूबसूरत एक तारुफी जुमला हर किताब के साथ लिखते हैं। मिसाल के तौर पर इखलाक़ हिंदी 1803, इल्म दानिश से भरपूर हिकायतों और दास्तानों का मजमुआ, मीर बहादुर अली हुसैनी की लिखी हुई सहल उर्दू की पहली किताब। बागो बहार 1804, जामियातुल हिकायात 1825, किस्सा गुल्लो सनोबर 1832। सवाल ये था, इसका एक तारुफ लिखते हैं कि सवाल ये था कि गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। नीम चंद खत्री ने अपनी दास्तान का आगाज़ हमद, नात और मनकबत से किया। इसके अलावा मतलब ये तो बहुत सारी, सफ़रनामा मुंशी अमीन चंद 1854, पंजाब, कश्मीर और सरहद में लोग कैसी ज़िंदगी जीते थे, आज पढ़ें तो यकीन नहीं आता। और जब ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा, यानी ये वाली किताब, क्योंकि ये तमाम किताबों का इसमें से इख्तिसार जो है वो इस किताब में मौजूद है, तो जब मैंने ये पढ़ा सफ़रनामा मुंशी अमीन चंद 1854, तो आप इमेजिन करें कि 1854 में ये किताब लिखी गई और उससे पहले यकीनन ये पंजाब, कश्मीर और सरहद में उन्होंने ये सफ़र किया और उस वक्त का जो कुछ उन्होंने लिखा है वो कमाल है। मिसाल के तौर पे मुंशी अमीन चंद लिखते हैं कि मैंने अक्सर देखा है कि हमारे स्कूलों में जोग्राफ़ी और तारीख़ की तालीम गलत असूलों पर दी जाती है। कमसिन लड़कों को इंग्लिस्तान के बड़े बड़े शहरों के नाम ज़ुबानी याद हैं,
लेकिन वो बरसगीर के बारे में उन्हें प्लासी और पानीपत के मुतालिक तक कुछ मालूम नहीं। अच्छा, ये जो मामला है ये आज भी शायद तकरीबन ऐसी ही है। हम अपने जोग्राफी और तारीख से बहुत कम ही वाकिफ़ हैं। अब जब वो सफ़र स्टार्ट करते हैं तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन था कि मिसाल के तौर पे जब वो लाहौर पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि अमृतसर से आगे रवाना होकर लाहौर के करीब पहुंचते हैं तो शालामार बाग आता है। ये बाग शाहजहां बादशाह का बनाया हुआ है और उसके अंदर बहुत उम्दा इमारत वाक़ हैं। दरअसल नाम इस बाग का शाह इमारत है कि अब गलतुल आम शालामार मशहूर है। इस बाग से शहर लाहौर 3 कोस के फासले पर है। शोधाबाजी 1880 जब गली गली जादू टूने, तावीज़ गंडों, फाल नामों और अमलियात की किताबें फ़रोख्त हो रही थी, उस वक्त की एक किताब। एक जगह बड़ा खूबसूरत किताब का जिक्र है, जंतरी 1873 तो हम परस्ती की पोट। आज पढ़ें तो यकीन नहीं आता कि लोग इससे पढ़े बगैर घर से कदम नहीं निकालते थे। और अजायबुल मखलूकात 1877 की लिखी हुई है। इसमें है कि यूं लगता है कि 1870 के दिनों में अहले हिंद को हैरत ज़दा होने का शौक था। फर्जी अजायबात घर घर पढ़े जाते थे। फिर उसके बाद तजर्बात हिंद है जो कि एक पुलिस अफसर की लिखी हुई किताब जिसका मौजू चोर, उचक्के, उठाईगीर और दगाबाज हैं। ऐसी ऐसी किताब, ऐसी दानिश, ऐसा खूबसूरत शायरी और ऐसी नसर जो सब कुछ ब्रिटिश लाइब्रेरी में महफूज है और इस वक्त हमारे पास नहीं है। लेकिन अब मिसाल के तौर पे ज़हर इश्क की जो शाहकार मसनवी है 1867 में लिखी गई, तो इसमें कहा जाता है कि शाहकार मसनवी ख़वातीन को पढ़ने की इजाज़त ना थी। गो कि ये मसनवी जब आप पढ़ते हैं ज़हर इश्क की तो उसके बाद आप ये सोचते हैं कि ख़वातीन को पढ़ने की इजाज़त क्यों नहीं थी। लेकिन इससे बहरहाल उस वक्त की जो सकाफ़त है, उस वक्त का जो कल्चर है, उस वक्त का जो रहन सहन है, रस्म रवाज है, उसमें बहुत अच्छा आपको आइडिया होता है। मुहावरे क्या थे, घरों में जो कहावतें इस्तेमाल होती थी वो क्या थी। और इसमें गालिबन ज़िया मुहिउद्दीन साहब ने इसको पढ़ा भी हुआ है, ज़हर इश्क की मसनवी के चंद अशार। तो बस मैं आपको सिर्फ याद दहानी के लिए एक किस्सा गरीब लिखता हूँ, दास्ताने अजीब लिखता हूँ। जिस मोहल्ले में था हमारा घर वही रहते थे एक सौदागर। एक दुख्तर थी उनकी माँ जबी, शादी उसकी नहीं हुई थी कहीं। सानी रखती न थी वो सूरत में, गैरत हूर थी हकीकत में, वगैरह। और बहुत ही ये मंजूम जो किस्से हैं ये इस किताब में, किताबें अपने आबा की, इसमें बहुत ज़्यादा कोट किए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत कि उस वक्त की जो किस्सा गोई थी उसमें जो ये शेरों में, अशार में जो किस्सा गोई थी वो क्या कमाल थी। पहेलियाँ हैं, मसलन बहादुर शाह जफ़र से लेके वो उस वक्त की जितने भी शायर थे वो शायरी में पहेलियाँ लिखते थे और उस पहेली का जो जवाब है वो भी इसमें रकम है। तो मतलब ये एक किताबें अपने आबा की जो है ये एक किताब नहीं है, एक पूरा जहान है। रज़ा अली आबिदी साहब की ये जो किताब है, किताबें अपने आबा की, इसमें जिन किताबों का तज़किरा है ये किताबें 19वीं सदी के शुरू में या 18वीं सदी के आखिर में रकम की गई। लेकिन ये कोई सिर्फ उन सदियों का अहवाल नहीं है बल्कि ये 1000 सदी का अहवाल है, क्योंकि 1000 सदी या 2000 सदियों की जो तहजीब व तमद्दुन था, रस्म व रवाज था, कहावतें थी, सकाफत थी, उसका पूरा एक बहाव था। और उस बहाव को चाहे वो 17वीं सदी में रकम किया गया है या 18वीं या 19वीं सदी में, लेकिन वो बेसिकली वो सारा निचोड़ है। और वो जो निचोड़ है उन किताबों का, उसको रज़ा अली आबिदी साहब ने बहुत ही खूबसूरत पैराए में इस अपनी किताबें अपने आबा की इसमें समो लिया है। तो ये किताब जब आप खरीदेंगे तो यूं समझिएगा कि 1000 या 2000 सदी का किस्सा है जो आपके घर में पड़ा हुआ। देखते रहिए माइंड मैटर्स। अमेजिंग वकार भाई, थैंक यू वेरी मच। और किताब से दोस्ती, पक्की दोस्ती अगर हो जाए कर लेनी चाहिए। प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम के करीब आ चुका है। हमारे पास 2 बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज हैं। पहली थोड़ी सी फ़नी है, वो ज़रा आपके सामने रखते हैं। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश की ये कहानी है जिसके एक रिहायशी ने अपने परदेसी दामाद के लिए जी कोई तकरीबन 365 ये कहा जा रहा है कि पकवान जो है वो खिलाकर उनकी खातिर तवाज़ो की है। 365 खानों में 30 अक़साम के चावल, 100 अक़साम की मिठाइयाँ, 35 मशरूबात, 15 डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसक्रीम और 13 अक़साम के केक शामिल थे। विजुअल्स भी आपको हम दिखा रहे हैं साथ साथ। और सोशल मीडिया पर इन पर काफ़ी तनकीद की जा रही है, लेकिन इन्होंने कहा जी मेरे होने वाले दामाद हैं, मतलब जब दामाद जी घर आए तो पता तो चलना चाहिए कि दामाद जी आए हैं। तो 365 खाने बने उनके लिए और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। डोंट ट्राई इट एट होम, मतलब ऐसा नहीं करना आपने। किफ़ायत बहुत ज़रूरी है और सादगी बड़ी ज़रूरी है, लेकिन इंटरेस्टिंग है तो हमने कहा कि हम ज़रा दामाद जी की खिदमत कैसे की गई आपके सामने रखें। अब कुछ दुबई एक्सपो की बात कर लेते हैं जिसमें सबसे बड़े जो
जो कुरान पाक है, एक सीरियस स्टोरी है जिसके बारे में आपको बताना है। कुरान पाक के नुस्खे को उसके अंदर जो सूरह रहमान है उसकी पाकिस्तानी पवेलियन में नुमाइश की जाएगी। सूरह रहमान के अल्फाज जो हैं, जो आपके सामने हम दिखा भी रहे हैं, एल्यूमिनियम और सोने से तहरीर किए गए हैं। 24 जनवरी को पाकिस्तानी पवेलियन में इसकी नुमाइश की जाएगी। इसके हरूफ को तहरीर करने के लिए इंक या कलर के बजाय गोल्ड और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया है। और इस तकरीब में जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, पाकिस्तानी सफ़ीर, दीगर आम शख्सियात शिरकत करेंगी। और अगर आप भी इसको विजिट करना चाहते हैं, इफ़ यू आर अराउंड, तो आप ज़रूर उसको कर सकते हैं, वरना जब इसको नुमाइश किया जाएगा तो हम आपको इस हवाले से भी ज़रूर आगाह करेंगे। इसी पॉइंट के ऊपर प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है। मौसम की सख्ती से आगाह रहते हुए अपने आप को महफूज रखिए, कोविड से महफूज रखिए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टिल देन कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।